हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेस्ट। दिस इज अजय शर्मा। आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन में जो क्वेश्चन Z 2016 में पूछे गए थे उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मैं एडवाइस करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में आप इसका वीडियो सोल्यूशन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इन द फिगर बिलो AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू CD। हमें AB, AC और CD आपस में इक्वल गिवन है। ADB 20 डिग्री एंगल है। ये वाला एंगल हमें 20 डिग्री गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल BAD? ये वाला एंगल हमें पता कर। ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। नाउ क्योंकि ACD एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AC CD के इक्वल है, तो अगर ये एंगल 20 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? 20 डिग्री। नाउ ये वाला जो एंगल होगा वो 40 डिग्री होगा। ट्राइंगल की एक बेसिक प्रॉपर्टी है, एक्सटर्नल एंगल जो बनता है वो इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स के सम्स के इक्वल होता है। ये 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? 40 डिग्री, बिकॉज अगेन ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। 40 और 40 80, तो ये वाला एंगल 100 होगा। तो इन तीनों ही एंगल्स का सम 180 हो जाएगा। हमें एंगल BAD पूछा गया है। 100 प्लस 20 120 डिग्री। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इन एन अम्यूजमेंट पार्क अ विजिटर गेट्स राइड ऑन 3 डिफरेंट राइड्स A, B and C for free. On a particular day, 77 opted for ride A, 55 for B, 50 for C. 25 visitors opted for A and C, 22 opted for A and B, while no visitor opted for both B and C. 40 visitors did not opt for ride A and B or both. How many visited the amusement park on that day? तो सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ एक वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सेट A हो गया है, सेट B और सेट C। सबसे पहली जानकारी क्या दी गई है? 77 ऑप्टेड फॉर राइड A, तो A के सामने हम लिखेंगे 77। 55 ऑप्टेड फॉर B, 55 ऑप्टेड फॉर B, 50 ऑप्टेड फॉर C। C को ऑप्ट करने वाले कितने थे? 50। 25 विजिटर्स ऑप्टेड फॉर बोथ A एंड C। हम बात कर रहे हैं इसकी, दैट इज ये वैल्यू और ये वैल्यू। इन दोनों का सम हमें क्या गिवन है? 25। 22 ऑप्टेड फॉर बोथ A एंड B। सिमिलरली ये जो वैल्यू है ये हो गई है 22। वाइल नो विजिटर ऑप्टेड फॉर बोथ B एंड C, ये वैल्यू हमारी 0 है। इसका मतलब है इसे हमें 0 लिखना होगा, इसे 0 लिखना होगा। ये 0 है तो ये 25 हो गया है, ये 0 है तो ये 22 हो गया है। क्या हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं? 55 माइनस इन तीनों का सम दैट इज 22। 55 माइनस 22 करेंगे तो ये वैल्यू 33। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? 77 माइनस इन तीनों का सम, ये 47 है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी? 30। कैन वी फाइंड आउट दिस वैल्यू? ये 25 है, टोटल 50 है, तो ये हो गया है 25। सो दैट इज सर्कल की वैल्यूज का सम 50 आ जाए। 40 विजिटर्स डिड नॉट ऑप्ट फॉर राइड A एंड B और बोथ। राइड A और B, ना तो A विजिट की है ना B विजिट की है और बोथ, क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स अगर हम इनके सर्कल के बारे में बात करें, जिन्होंने A विजिट नहीं किया है, B विजिट नहीं किया है और बोथ, मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये और ये वाला पार्ट, इन दोनों का सम कितना है? 40। ये 25 हमारे पास है, तो ये वैल्यू क्या होगी? 50। तो ना तो A विजिट किया ना B विजिट किया ना दोनों विजिट किए, तो हमारे पास सिर्फ ये दो वैल्यूज बचेंगी। इन दोनों का सम 40 होना चाहिए। ये 25 था तो ये बचा हुआ कितना हो गया है? 50। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ मेनी विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क ऑन दैट डे। ये जो भी वैल्यूज हमने लिखी है इनका सम हमें निकालना है। नाउ ये वाला सम तो ऑलरेडी हमें मालूम है, 77 है। इसमें अगर हम 33 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 110, और अगर ये 40 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 150। फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल XYZ इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं जिनकी साइड है 54 सेंटीमीटर्स। ऑल स्मॉलर ट्राइंगल्स लाइक ट्राइंगल ANM, triangle OCP, triangle QPX are also equilateral triangles. Find the area of the shape MNOPQRM. हमें ये जो हेक्सागन बन रहा है इसका यहाँ पर एरिया निकालना है।
नाउ यहाँ पर क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसे ही ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये सारे हमारे पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल। ना हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो हेक्सागन हमारे पास बन रहा है ये भी एक तरह से रेगुलर हेक्सागन। और रेगुलर हेक्सागन की खास बात होती है कि अगर हम इस तरह से ये जो अपोजिट वर्टिसेस हैं इन्हें कनेक्ट करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हमारे पास में आ जाएंगे। तो अगर हमें इन 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका होगा। यहाँ पर ये जो लेंथ है हमारे पास में ए से लेके सी तक, ये कितनी गिवन है 54। इसे हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तभी हमें ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलेगा, बिकॉज ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये सारी लेंथ आपस में इक्वल होगी। इसका मतलब है ये रेगुलर हेक्सागन की हर एक साइड किसके इक्वल होगी, 18 सेंटीमीटर की इक्वल होगी। पर इस रेगुलर हेक्सागन का एरिया कैसे निकालें, किसी भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दें। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाइड बाई साइड स्क्वायर 18 मल्टीप्लाइड बाई 18। और ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 9 टाइम्स 2 9 टाइम्स 81 मल्टीप्लाइड बाई 6 करने पर 486 और √3 486 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट इज सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन मेंसुरेशन पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का ट्रिकी क्वेश्चन है। अख्तर प्लान्स टू कवर अ रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ डायमेंशंस 9.5 meters and 11.5 meters using tiles. Two types of square shaped tiles are available in the market. A tile with side 1 meter costs ₹100. That means हम बात कर रहे हैं 1 meter by 1 meter टाइल की, इसकी कॉस्ट है ₹100। एंड अ टाइल विद साइड 0.5 meter by 0.5 meter, इसकी कॉस्ट है ₹30। The tiles can be cut if required. What will be the minimum cost of covering the entire floor with tiles? अगर हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो हमें उस टाइल को लेना होगा जिसकी पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट जो है वो कम से कम, ये हो गया है 0.25 मीटर स्क्वायर, इसकी कॉस्ट ₹30 है। तो 1 मीटर स्क्वायर का अगर हम टाइल यहाँ पे ये यूज करें तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी 30 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज ₹120। जबकि यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है, ₹100। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जितना हो सके ये 1 मीटर बाई 1 मीटर टाइल को हम यूज करें। नाउ यहाँ पर हमारे पास में जो फ्लोर है वो है 9.5 मीटर बाई 11.5 मीटर। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक ये छोटा सा हम यहाँ पर इस तरह से पार्टीशन कर सकते हैं। ये जो पोर्शन है ऊपर वाला ये है 0.5 मीटर का, तो ये बचेगा 9 मीटर। ऐसे ही ये 0.5 मीटर है तो ये बचेगा 11 मीटर। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इस वाले पार्ट को फिल करने की, क्योंकि ये 11/9 का एरिया है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर डेफिनेटली 1 मीटर बाई 1 मीटर की जो टाइल है वो यूज कर सकते हैं। कितनी टाइल यूज करेंगे, 11 मल्टीप्लाइड बाई 9 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, फ्लोर का एरिया डिवाइडेड बाई टाइल का एरिया। तो 99 टाइल्स तो हम यहाँ यूज करेंगे। ₹100 की एक टाइल है तो 99 ₹100 तो यहाँ खर्च हो। व्हाट अबाउट दिस पोर्शन, यहाँ हम एक काम करते हैं, इसको एक बार 2 पार्ट में बांट देते हैं, ये 0.5 और ये 0.5। ना अगर हम इस लेंथ की बात करते हैं तो ये है 11, तो ये जो एरिया होगा ये क्या होगा, 11 मल्टीप्लाइड बाई 0.5। ऐसे ही ये एरिया क्या होगा, अगर ये 0.5 है तो ये 9 बचेगा, तो ये एरिया हो गया 9 मल्टीप्लाइड बाई 0.5। यहां हम क्या कर सकते हैं, 1/1 की टाइल लेके उसके 2 टुकड़े कर दें तो ½ मीटर लेंथ हमें मिल जाएगी। तो यहां पर कितनी टाइल्स लगेंगी, इन दोनों की एरिया को अगेन वही 1/1 से डिवाइड कर दें, 0.5 कॉमन लेंगे तो 11 + 9 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, दैट इज 10 स्क्वायर मीटर टाइल हमें यहाँ पर और चाहिए इस फ्लोर को कवर करने के लिए। तो 10 टाइल हमें और चाहिए होंगी और ये ₹100 के हिसाब से आ रही है, तो ₹1000 हमें यहाँ पे मिल गए। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, एक 1/1 मीटर की टाइल को लेंगे, उसके 2 पार्ट करेंगे और 0.5 मीटर यानी लेंथ में उसको हम लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 11 टाइलें तो यहाँ लग जाएगी 11/0.5 की, और 9 टाइलें यहाँ लग जाएगी 9/0.5 की। अल्टीमेटली हमने टोटल 10 टाइल्स से ये पूरा एरिया कवर किया। व्हाट अबाउट दिस पोर्शन, अब इस पोर्शन को कवर करने के लिए हम 1 मीटर बाई 1 मीटर के टाइल का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज वो ₹100 की है और हमारा काम का एरिया खाली 0.25 मीटर स्क्वायर है, बाकी वेस्ट हो जाएगा। तो इस एरिया को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.5 मीटर बाई 0.5 मीटर की हमारी जो टाइल है उसे हम यूज करेंगे
तो वो एक टाइल हम यूज करें और उसकी कॉस्ट है 30 रुपीज, तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो होगी वो मिनिमाइज हो जाएगी और ये हो जाएगा 10,930 रुपीज। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अनीता, बिप्लव, चेरिल, दानिश, Emily and Firoz compared their marks among themselves. Anita scored the highest marks. हम एक काम करते हैं, 6 डिफरेंट मार्क्स स्कोर हम यहाँ बना लेते हैं। जरूरी नहीं है कि उनके सभी के मार्क्स डिस्टिंक्ट हैं, बट सिर्फ एक बार कैलकुलेशन पर्पज से हम 6 अलग अलग मार्क्स यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। सो अनीता स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स। बिप्लव स्कोर्ड मोर देन दानिश। बिप्लव का स्कोर दानिश से ज्यादा है। चेरिल स्कोर्ड मोर देन एटलीस्ट 2 अदर्स। चेरिल के कम से कम 2 लोगों से ज्यादा मार्क्स हैं। एमिली हैड नॉट स्कोर्ड द लोएस्ट। लोएस्ट लेवल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ एमिली नहीं हो सकता। हम एक बार ये भी कह सकते हैं कि यहाँ बिप्लव भी नहीं हो सकता बिकॉज उनके स्कोर दानिश से ज्यादा हैं। चेरिल भी नहीं है। अनीता तो किसी हालत में नहीं है। तो इस पोजीशन पे या तो दानिश होंगे या फिरोज। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड बी सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई द वन विद द लोएस्ट मार्क्स। हमें ये पता करना है कि लोएस्ट मार्क्स अगर हम पता करना चाहें किसके आए हैं तो कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करेंगे। एग्जैक्टली 2 मेंबर्स स्कोर्ड लेस देन चेरिल। दैट मींस चेरिल का स्कोर यहां होना चाहिए और इसके नीचे 2 लोग हैं। क्या हम यहां पर कंफर्म कर सकते हैं? हो सकता है ये बी हो जाए, ये डी हो जाए, और हो सकता है हम इसको ई एफ लिख दें। मे बी एफ को ऊपर लिख दें, ई को नीचे लिख दें। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम यहाँ पर ई लिख दें, यहाँ एफ लिख दें, ये सी है ही ऑलरेडी, यहाँ पर हम बी और डी लिख दें। तो यहाँ पर अभी भी डाउट है कि सबसे कम स्कोर दानिश ने किए हैं या फिरोज ने किए हैं। स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट नहीं। अब हम स्टेटमेंट 2 चेक करेंगे। तो जो जानकारी स्टेटमेंट 1 में दी गई है वो हमारे किसी काम की नहीं है। हमें सिर्फ स्टेटमेंट 2 पर फोकस करना होगा। एमिली एंड फिरोज स्कोर द सेम मार्क्स। एमिली और फिरोज के मार्क्स अगर सेम हैं तो क्या हम यहां पर फिरोज को लिख सकते हैं? अगर यहां फिरोज लिखा तो एमिली भी लिखना होगा, पर एमिली यहां पर नहीं हो सकते हैं, तो हर हालत में यहां कौन होगा? दानिश। तो हमारे इस क्वेश्चन का जवाब हमें मिल गया है दैट कौन है जिसके लोएस्ट मार्क्स हैं और स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशिएंट है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, स्टेटमेंट 2 ओनली। ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। रानी बॉट मोर एप्पल्स देन ऑरेंजेस। कितने एप्पल्स खरीदे हैं, कितने ऑरेंजेस खरीदे हैं हमें नहीं पता है। लेट अस से एक्स तो एप्पल्स खरीदे हैं और वाई ऑरेंजेस खरीदे हैं। यहां गिवन है कि एक्स की वैल्यू वाई से ज्यादा है। शी सेल्स एप्पल्स एट ₹23 अ पीस। तो अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो ये है 23 रुपीज एंड 15% इनको प्रॉफिट होता है। ना यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है एप्पल्स की वो एप्पल्स की कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा है, या इसको हम कहेंगे 115%। सो 23 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 115 अपॉन 100। 23 5 टाइम्स 5 20 टाइम्स, तो हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 20 रुपीज पर एप्पल। तो कॉस्ट प्राइस हम ये कहेंगे 20 रुपीज है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है ऑन एवरी एप्पल? वी विल से 3 रुपीज का। शी सेल्स ऑरेंजेस एट ₹10 अ पीस। ऑरेंजेस की सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज पर पीस और 25% का प्रॉफिट हो रहा है। यहां भी हम क्या कहेंगे कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज, कॉस्ट प्राइस ये हो गया 125 अपॉन 100, या इसे हम 5 अपॉन 4 कहेंगे। 5 गोज इंटू 10 2 टाइम्स, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 8 रुपीज। तो यहां पर पीस जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है? 2 रुपीज का। इफ शी गेट्स ₹653 आफ्टर सेलिंग ऑल द एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस हमारी कितनी होगी? 23x। ये हम कहेंगे ओवरऑल एप्पल्स की सेलिंग प्राइस है। ओवरऑल ऑरेंजेस की सेलिंग प्राइस क्या होगी? 10y। ऐसा करने पर हमें 653 रुपीज मिल रही है। तो सबसे पहले हम x और y की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो निकालेंगे। एक काम करें, x की जगह अगर हम 1 पुट कर दें तो क्या होगा? ये 23 हुआ, उधर जाके माइनस 630 अपॉन 10 करेंगे तो y की वैल्यू 63 आ जाएगी। ना पहली वैल्यू हमने हिट एंड ट्रायल से निकाल। अब सब्सिक्वेंट वैल्यूज निकालना बड़ा आसान है। x को हम चेंज करेंगे 10 से और y को हम चेंज करेंगे 23 से। अब चेंज करने का मतलब या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे।
पर x में अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव हो जाएगा, जो अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर 10 ऐड करें एंड विल फाइंड आउट, क्योंकि इन दोनों का सम कांस्टेंट है, अगर हम एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा डिक्रीज होगा, तो y को हमें 23 से डिक्रीज करना होगा, तो y की नई वैल्यू होगी 40। पर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों हमारे काम की नहीं है, क्योंकि x y से बड़ा होना चाहिए। एक बार और ट्राई करते हैं, वापस इसको 10 से बढ़ाते हैं, ये 21 हो जाएगा, इसे 23 से कम करते हैं, ये 17 हो जाएगा। वी कैन सी x y से बड़ा है, ये वैल्यू काम की है। क्या और कोई वैल्यू हो सकती है? अगर इसे हम फिर 10 से बढ़ाएंगे तो ये 31, और इसे 23 से कम करेंगे तो -6, बट नंबर ऑफ ऑरेंजेस सेल जो हम कर रहे हैं वो यहाँ पर -6 तो हो नहीं सकता, तब कोई भी आंसर हमें नहीं मिलेगा। तो अगर हमें ये पता हो कि कुल कितने एप्पल सेल किए गए हैं तो वह है 21, कुल कितने ऑरेंजेस सेल किए गए हैं वो है 70। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? प्रॉफिट परसेंटेज पता करिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट कैसे निकालें? एक एप्पल पे 3 रुपीज का प्रॉफिट, तो 21 एप्पल्स पे 21 मल्टीप्लाइड बाई 3 63 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। 17 ऑरेंजेस पर, एक ऑरेंज पर 2 रुपीज का, तो 17 पर 17 2 34। व्हाट अबाउट द ओवरऑल कॉस्ट प्राइस? 21 मल्टीप्लाइड बाई 20 ये हो गया है 420, 17 मल्टीप्लाइड बाई 8 ये हो गया है 136। तो ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100 करते ही हमें परसेंटेज प्रॉफिट मिल जाएगा। ये वैल्यू हो गई है 97, ये हो गया है 556 मल्टीप्लाइड बाई 100। ना यहाँ पर ऑप्शंस बहुत क्लूज है, तो हम रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन हाँ हमें थोड़ा सा क्लू यहाँ पर मिल रहा है, जैसे 18%, क्योंकि कुछ वैल्यूज 18% से ज्यादा है, कुछ 18% से कम है। थोड़ा सा और नंबर हम 17% भी आ सकते हैं, 17.4% है। 17.4% के पास में एक बड़ा आसान नंबर है हमारा 17.5%, वो कैलकुलेट करना बड़ा आसान, क्योंकि उसके लिए हमें क्या करना होगा? 10% निकालना होगा, 5% निकालना होगा और 2.5% निकालना। तो इससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि क्या आंसर हमारा हो सकता है। सबसे पहले हम 556 का 10% निकालें तो ये होगा 55.6, 5% इसका हाफ हो जाएगा 27.8, 2.5% इसका भी हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.9। एक बार देख लेते हैं कि ये 17.5% कितना वैल्यू आ रहा है। कॉरेस्पॉन्डिंगली हम अपने आंसर्स को एडजस्ट करेंगे। 6 and 8 14 and 9 23, we can carry over 2, 7 14 and 3 17, 1 carry over 2, 4 and 5 9। तो अगर न्यूमरेटर पर 97.3 होता तो हमारा आंसर होता 17.5%। क्योंकि ये 97.3 से जरा सा कम है, हमारा आंसर 17.5% से जरा सा कम होगा। सेकेंड ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीक्वेंसेस इन सीरीज पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का ट्रिकी क्वेश्चन है। कंसीडर द सेट ऑफ नंबर्स 1 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब अप टू 3 raised to the power 100। द रेशियो ऑफ द लास्ट नंबर एंड द सम ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स इज क्लोजेस्ट टू। नाउ यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो 1 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब एंड सो ऑन 3 to the power 99, यहां तक 100 टर्म्स हैं और एक 3 की पावर 100 टर्म्स क्यों हैं? 3 की पावर 1 से लेके 99 तक 99 टर्म्स और एक ये। तो हमें ये पूछा गया है लास्ट टर्म दैट इज 3 की पावर 100 और जो बाकी टर्म्स हैं उनके सम का रेशियो क्या है। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में n टर्म्स का सम का हमारा फॉर्मूला हम कौन सा यूज करते हैं? a r to the power n minus 1 डिवाइडेड बाई r minus 1, जहां r रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन रेशियो। नॉर्मल ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो। a रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म को और n नंबर ऑफ टर्म्स को। तो अगर ये फॉर्मूला हम यहां लगा दें तो a तो हो गया है 1, कॉमन रेशियो r हो गया है 3, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई है 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। नाउ 3 माइनस 1 क्या हो गया है? 2। ये 2 हम ऊपर ले जा सकते हैं ना। अगर हम ध्यान से देखें 3 की पावर 100 में से अगर हम 1 रिड्यूस कर भी दें तो ये नंबर बहुत क्लोज होगा 3 की पावर 100 की, बिकॉज -1 जो है एक बहुत छोटा नंबर है। तो हम कहेंगे जो डिनोमिनेटर पे हमारे पास वैल्यू आई है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 की पावर 100 ओनली, बिकॉज 3 की पावर 100 बहुत बड़ा नंबर है। अगर इसमें से हम 1 निकाल भी देंगे तो भी हम कहेंगे हमारा आंसर 3 की पावर 100 के क्लोज आएगा। तो यहां पर ये हम कैंसिल कर सकते हैं। ओवरऑल हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। पर नॉर्मली मैं इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो एक अप्रोच ध्यान रखता हूं, क्योंकि हमें मालूम है कि एक पर्टिकुलर टर्म्स यहाँ पे आ रही है, 100 कोई रीजन से नहीं लिखा गया, ये कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो मैं यहाँ पर कोशिश क्या करूंगा कि मान लीजिए ये शुरुआत में 2 ही टर्म्स मुझे दी जाती,
तो अगर मैं 3 को 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर 3 आ रहा है। अब एक काम करता हूं, मैं 3 स्क्वायर को इन दोनों के सम से डिवाइड करता हूं। तो 9 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर 2.25 आ रहा है। दैट मीन्स आंसर क्लोज हो रहा है 2 के। अगर मैं 3 क्यूब को बाकी सबके सम से डिवाइड करूं तो 27 को मैं अगर 13 से डिवाइड करूं, अगेन आई गेट 2 पॉइंट समथिंग, बट ये वैल्यू 2 के क्लोज आती जा रही है, 2 को कभी टच नहीं कर रही है। तो इमीडिएटली मैं कहूंगा मेरा आंसर क्या होगा, 2। मुझे पूरा सॉल्व करने की यहां जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फंक्शंस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। f इज अ फंक्शन फॉर विच f1 हमें 1 गिवन है और एक रिलेशन हमें यहाँ गिवन है दैट fx इज इक्वल टू 2x प्लस f ऑफ x माइनस 1 फॉर ईच नेचुरल नंबर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हमें f31 की वैल्यू निकालनी। नॉर्मल इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये जो दोनों टर्म्स हैं फंक्शन वाली उनको एक तरफ ले जाते हैं। तो f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2x की। नाउ सपोज अगर हम x की जगह 2 पुट कर दें तो ये हो जाएगा f2 ये 1 और ये वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 2। ऐसे ही अगर हम f3 करें यहाँ पर तो ये f2 हो जाएगा, ये वैल्यू 2 टाइम्स 3। f4 करेंगे तो यहाँ पर हमें f3 लिखना होगा, ये 2 टाइम्स 4 एंड सो ऑन। तो अगर हम यहाँ पर f31 ले लें तो ये हो जाएगा f30 और यहां पर हो जाएगा 2 टाइम्स 30। अगर हम इन सारी वैल्यूज को ऐड करें तो क्या होगा, वी कैन सी f2 माइनस f2, f3 माइनस f3, f4 माइनस f4, ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इसके जस्ट पहले वाली टर्म थी f30 माइनस f29। तो f30 माइनस f30 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर एक तो बचेगा f31 और एक बचेगा f1। व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड, 2 हम कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन अप टू 30। f1 किसके इक्वल है, 1 के। तो अगर हम f1 की जगह 1 लिख के इसको राइट साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा +1। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका सम निकालना बड़ा आसान है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज लो, दैट इज 2 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 और इसे नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से लेके 30 तक 29 टर्म्स होती है तो हम यहाँ 29 लिखेंगे, रेखो +1 तो है ही, ये कैंसिल हो गया है। 32 मल्टीप्लाइड बाई 29 प्लस 1, 29 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 928 और +1 करते ही सेकेंड ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेस नोटेशन पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, इसीलिए इस क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। 2 नंबर्स हैं जिनको हमने बेस सिस्टम बी में यूज किया है, 2061b और 601b। ना जैसे ही हम ये कहते हैं कि बेस हमने b यूज किया है, एक थंब रूल है बेस नोटेशन का कि जो डिजिट्स आप इस्तेमाल करते हैं वो किसी भी हालत में उस बेस के इक्वल नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे हम डेसिमल सिस्टम जब यूज करते हैं तो हम 10 डिस्टिंक्ट सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हमने नाम दे दिया है डिजिट्स का, 0 से लेके और 9 तक। मान लीजिए हम एक ऐसा बेस यूज करें सपोज 4, तो अगर हमने बेस 4 यूज किया है तो जो 4 डिजिट्स हम यूज करेंगे वो होंगी 0, 1, 2 एंड 3। यहां पर 4 या हायर डिजिट का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। ऐसी है अगर हमने बेस 2 लिया है तो हम सिर्फ 2 डिजिट्स का इस्तेमाल करेंगे, 0 एंड 1, यानी यहां पर 2 या कोई भी हायर डिजिट हम यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहां पर 2061 हमने 6 का इस्तेमाल किया है। एक बात हम फॉर श्योर कह सकते हैं कि हमारा जो बेस बी है वो 7 या उससे बड़ा कोई नंबर है। पर यहां एक दिक्कत क्या हो रही है कि हम इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, क्योंकि ये बेस बी में लिखे हुए हैं, तो इट इज गिवन की जो सम है वो डेसिमल सिस्टम में 432 के इक्वल है। ना जनरली इस तरह की क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस बेस को ओपन करते हैं। कैसे ओपन करते हैं, जैसे डेसिमल सिस्टम में हमें कहते हैं ये यूनिट्स की पोजीशन है, ये टेंस की, ये हंड्रेड्स की, थाउजेंड्स की पोजीशन है, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई बी क्यूब प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई बी की पावर 0, दैट इज 1। नाउ जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, ये तो इसको ओपन किया है हमने, पर जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये ऑटोमेटिकली 10 के बेस में कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज जब हम मल्टीप्लाई करके बोलते हैं 7 3 टाइम 21, ये तभी पॉसिबल है जब आपका बेस 10 है। ओके, तो इसके लिए थोड़ा हमें बेस के डेप्थ में थोड़ा जाना पड़ता है। व्हाट अबाउट दिस पोर्शन, ये होगा 6 मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस 1, दिस इज ऑटोमेटिकली इक्वल टू 432। पर लॉजिक ये कहता है कि बी की मिनिमम वैल्यू 7 होगी,
अगर मैं b की वैल्यू मिनिमम यहां 7 पुट कर दूं तो 7 क्यूब होता है 343 और उसका डबल 686। सम किसी भी हालत में 432 नहीं आ सकता है, देयरफॉर ये क्वेश्चन हमारा गलत है। लेकिन अदरवाइज नॉर्मली एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि अगर जैसे बेस 6 लिया है तो आप इसको 6 यहां डिजिट यूज की है हाईएस्ट, तो आप 7 8 9 ट्राई करके हिट एंड ट्रायल करेंगे तो ज्यादा आसान होगा। अगर मान लीजिए फिर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो अब हम क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ बी क्यूब, मैंने ये ले लिया है। 0b² का तो कोई मतलब ही नहीं है, 0b का भी कोई मतलब नहीं है। ये हो गया है 6b² प्लस 6 टाइम्स b, ये हो गया है 1 + 1 2, 432 को लेफ्ट साइड ले आऊंगा तो ये हो गया है 430, दिस इज इक्वल टू 0। 2 यहां कॉमन लेके कैंसिल कर सकता हूं तो b³ प्लस 3b² प्लस 3b माइनस 215 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद जनरली हमें क्या करना था, या तो क्यूबिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना है या फिर हम यहां पर इसका थोड़ा हिट एंड ट्रायल लेके चलते हैं। बेसिकली हमें क्या करना था, इस नंबर पर फोकस करना और इसके जो फैक्टर्स हैं उन पर ध्यान रखना होता है। 215 के फैक्टर एक है 5, एक है 43। तो हमें कोशिश ये करनी होती है कि इन फैक्टर्स को यहां पुट करके देखिए कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर। जैसे ही हमने 5 पुट किया, ये हो गया 125, 25 3 टाइम्स 75, 5 3 टाइम 15, 75 एंड 15 90 और 125 में ऐड करती 215 और ये कैंसिल होकर 0 हो गया है। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि b की वैल्यू 5 पुट करते ही ये इक्वल टू 0 होगा, तो b - 5 इसका एक फैक्टर होगा। अब अगर b - 5 एक फैक्टर होगा तो क्या हम दूसरा वाला पार्ट निकाल सकते हैं, ये होगा b², क्योंकि b² b से मल्टीप्लाई करेंगे b³ माइनस 5b² भी आ जाएगा, हमें चाहिए 3b², तो हमने क्या किया 8 लिख दिया, सो दैट 8b से b मल्टीप्लाई होती 8b² आया और 8b² माइनस 5b² किया तो प्लस 3b² आ गया। पर दूसरी दिक्कत क्या हो गई, ये हो गया -40b, हमें प्लस 3b चाहिए तो हम यहां पर प्लस 43 लिख दें तो 43b आ गया आएगा और -40b हट के प्लस 3b रह जाएगा और 43 मल्टीप्लाइड बाई -5 करने पर 215 विद नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहां पर हमारी b की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक वैल्यू 5 आ जाएगी। यहां पर हमें b की कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac ये लेस देन 0 है। तो इससे ये पता चला कि b की वैल्यू 5 होगी। पर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमने बेस 5 लिया है, हम किसी भी हालत में डिजिट 6 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। एक वाटर टैंक है, उसमें m तो इनलेट पाइप है, n आउटलेट पाइप है। An inlet pipe can fill the tank in 8 hours, while an outlet pipe can empty the full tank in 12 hours. तो एक इनलेट पाइप को लग रहे हैं 8 hours एक खाली टैंक को फिल करने में, और एक आउटलेट पाइप को लग रहे हैं 12 hours एक फुल टैंक को एम्प्टी करने। If all pipes are left open simultaneously, it takes 6 hours to fill the empty tank. What is the relationship between m and n? एक काम करते हैं, हम जो वर्क है वो अज्यूम कर लेते हैं 24 यूनिट्स। यहां वर्क रिप्रेजेंट कर रहा है टैंक की कैपेसिटी। तो अगर हम एक इनलेट पाइप की बात करते हैं तो वो 8 आवर्स में 24 यूनिट कर देता है, इसका मतलब है 1 आवर में वो करेगा 3 यूनिट। ऐसे ही एक आउटलेट पाइप की बात करें तो वो 12 आवर्स में 24 यूनिट्स एम्प्टी कर देता है, तो 1 आवर में वो 2 यूनिट्स एम्प्टी करेगा। कुल कितने इनलेट पाइप हैं, m। तो अगर हम m इनलेट पाइप के बारे में बात करें तो उनका आर्ली कंट्रीब्यूशन होगा 3m। n आउटलेट पाइप की बात करें तो उनका आर्ली कंट्रीब्यूशन होगा -2n। ये 6 आवर्स काम कर रहे हैं तो 6 आवर्स में मल्टीप्लाइड बाई 6 इतना यूनिट कंट्रीब्यूट करेंगे और ये 6 आवर्स में मल्टीप्लाइड बाई 6 इतना यूनिट रिमूव करेंगे। अल्टीमेटली हमारा टैंक भर गया। तो इनलेट कितना हुआ, विल से 18m। आउटलेट कितना हुआ 12m। यानी इनलेट पाइप ने जो वर्क किया है वो इतना है, आउटलेट पाइप ने जो वर्क रिमूव किया है वो इतना है। नेट रिजल्ट है कि हमारा टैंक फुल हो गया है। इससे हम 6 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो 3m - 2n इज इक्वल टू 4। क्या कोई डेफिनेट रिलेशन हम m और n के बीच में एस्टेब्लिश कर सकते हैं? जनरली इस तरह के क्वेश्चन में हमारा आंसर हुआ कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिकॉज इसके हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते। कैसे? मान लीजिए हमने n की वैल्यू 1 ले ली तो ये -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। 6/3 m की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। अब इसके बाद m जो है वो 2 से चेंज होगा और n 3 से चेंज होगा। ये एक दूसरे के कोएफिशिएंट से चेंज होते हैं, हम सिर्फ इनके नंबर्स के बारे में बात। तो अब हम क्या करेंगे, m को 2 से इंक्रीज करेंगे तो m की नेक्स्ट वैल्यू होगी 4
और n को 3 से इंक्रीज करेंगे तो n की नेक्स्ट वैल्यू 4 होगी। हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, 4 3 टाइम्स 12, 4 2 टाइम्स 8, 12 माइनस 8 4। तो यहाँ m और n के बीच में रेशियो क्या है, 1:1। यहाँ m और n के बीच में रेशियो क्या है, 2:1। दोनों अवेलेबल हैं। हम और आगे बढ़ा दें, m को अगर हम 2 आगे बढ़ा दें तो ये 6 हो जाएगा, n को 3 आगे बढ़ा दें तो 7। अब ये रेशियो हो जाएगा 6:7। तो ये रेशियो हर बार बदलता जाएगा। देयरफॉर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रपोर्शन पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है, बट यहाँ जो लैंग्वेज यूज की गई है वो थोड़ी सी डाइसी है और उसके कारण यहाँ पर हमारे 2 आंसर आ सकते हैं। कंपनी एबीसी स्टार्ट्स एन एजुकेशनल प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद इंस्टीट्यूट XYZ। एज पर द एग्रीमेंट एबीसी एंड XYZ विल शेयर प्रॉफिट in 60:40 ratio. The initial investment of rupees 1 lakh on infrastructure is borne entirely by ABC, whereas the running cost of rupees 400 per student is borne by XYZ. If each student pays rupees 2000 for the program, find the minimum number of students required to make the program profitable. Assuming ABC wants to recover its investment in the very first year and the program has no seat limits. Now थोड़ा सा हमें यहाँ ध्यान रखना होगा, एक स्टूडेंट ने फीस दी है 2000 रुपीज। आइडियली ये हमारा प्रॉफिट है क्योंकि इस स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जो 400 रुपीज स्पेंड किए गए हैं वो किसने स्पेंड किए हैं, XYZ। तो हम इस 400 रुपीज को इसमें से डिडक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग की लैंग्वेज अगर थोड़ी सही होती तो चीजें आसान होती। मान लीजिए ये कहा जाता आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस, दैट इज रनिंग एक्सपेंसेस, नाउ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय XYZ एंड प्रॉफिट अर्न्ड बाय ABC इज इन द रेशियो 40:60। तो चीज थोड़ी सी क्लियर होती क्योंकि उसमें केस में हम कहते हैं कि अगर XYZ को मान लीजिए 60:40 है, 2:3, 2x रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है तो ABC का प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3x रुपीस का। ये कब हो रहा है, जब हमने ये 400 रुपीस डिडक्ट कर दिए हैं फ्रॉम द XYZ ओवरऑल प्रॉफिट। तो हम यहां कहेंगे कि 3x प्लस 2x इनको मिला प्लस 400 रुपीस जो इन्होंने एक्सपेंसेस किए, ये मिला के 2000 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। तो 5x इज इक्वल टू हमारा हो गया है 1600 और अब हम x की वैल्यू निकालेंगे 320। तो हम कहेंगे ABC को मिला है 960 और बाकी बचा हुआ 640 रुपीस किसे मिला है, XYZ को। ये कब मिला है, जब इनके 400 रुपीस हमने एक्सपेंसेस में डिडक्ट कर दी। बट एक्चुअल में इस तरह से नहीं होगा क्योंकि उस केस में क्या होगा कि जो कॉस्ट हुई है 400 रुपीस की, इट इज नॉट बॉर्न बाय XYZ, इनफैक्ट इट इज बॉर्न बाय द स्टूडेंट इटसेल्फ। उन्हीं की फीस में से हमने ये 400 रुपीस पहले कम कर दिए हैं। तो फिर XYZ का तो कोई किसी तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं, किसी तरह का उन्होंने अपना खर्चा किया ही नहीं। तो मेरी नजर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये जो 2000 रुपीस फीस आई है, मैं इसी को ही प्रॉफिट मानते हुए आगे कैलकुलेट करूंगा और इसे 60 और 40 के रेशियो में डिवाइड करूंगा। तो ABC को मिलेगा 1200 रुपीस पर स्टूडेंट और XYZ को मिलेगा 800 रुपीस। 400 रुपए उन्होंने खर्च कर दिया। अब XYZ के पास नेट प्रॉफिट जो बचा है वो है 400 रुपीस का। नाउ ABC को अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर करना है। अगर हम 1 लाख रुपए रिकवर करना चाहते हैं और एक स्टूडेंट से हमें 1200 रुपीस मिल रहे हैं तो हम कहेंगे ये वैल्यू आ रही है 83.33 एंड सो ऑन। तो मिनिमम हमें 84 स्टूडेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हाँ, अगर हम 960 को लेके चलते हैं जो मेरी नजर में गलत है, तब हमारा आंसर डिफरेंट आएगा बिकॉज तब 1 लाख रुपीस को हमें रिकवर करना है फ्रॉम 960 रुपीस जो इन्हों को मिल रहे हैं। 0 से 0 मैं कैंसिल कर सकता हूं। 424 टाइम्स ये हो गया है 2500, वापस 4 से डिवाइड करूंगा, ये 6 हो गया है, ये 625 हो गया है। 104 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू आ रही है। तो 105 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए होंगे, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर 84 ही होना चाहिए, 105 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ये बेसिक लॉजिक जो है या जो बेसिक कंडीशन है उसे वायलेट कर रहा है। लैंग्वेज थोड़ी सी और क्लियर होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिंपल इक्वेशंस पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। स्टडी द फिगर बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। हमारे पास में ABCD यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है, ये ट्राइंगल है। 4 persons वॉक फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट D फॉलोइंग डिफरेंट रूट्स। द वन फॉलोइंग ABCD टेक्स 70 मिनट्स। हम बात कर रहे हैं ABCD। लेट अस से यहाँ टाइम लगा है A, यहाँ टाइम लगा है B और यहाँ टाइम लगा है C। तो A प्लस B प्लस C ये 70 मिनट हो गया है। से ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है।
अनदर पर्सन टेक्स 45 मिनट्स फॉलोइंग ए बी डी। ए से बी जाना और बी से डी जाना, लेट से ये डी है तो हमें ए प्लस डी ये गिवन है 45 मिनट्स। सेकेंड इक्वेशन, द थर्ड पर्सन टेक्स 30 मिनट्स फॉलोइंग द रूट ए सी डी। ए सी डी से ये ई है तो हमें सी प्लस ई गिवन है और ये कितना है 30 मिनट्स। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई है। द लास्ट पर्सन टेक्स 65 मिनट फॉलोइंग रूट ए सी बी डी। ए सी बी डी दैट इज ई प्लस बी प्लस डी, हम लिखेंगे बी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 65। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई है। इफ ऑल वर टू वॉक एट द सेम स्पीड, इसीलिए हम इन सबको ऐड कर पाए। अगर सबकी स्पीड अलग अलग होती तो हम ये टाइमिंग को ऐड नहीं कर सकते थे, बिकॉज हर एक पर्सन तब अलग अलग टाइम लेता। क्योंकि सभी की स्पीड सेम है तो हमने यहाँ पर इनके जो जर्नी टाइम होगा अलग अलग पार्ट्स को ट्रेवल करने का, उससे सबके लिए सेम लिया है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। हमें प्राइमरी इस क्वेश्चन में बी की वैल्यू पता कर। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन सिंगल स्टेप में अटेम्प्ट हो जाते हैं। अगर हम फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन को ऐड कर दें और सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, एक तो हमारे पास आएगा ए, बी और बी ये आएगा 2b, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, तो सी प्लस डी प्लस ई। और अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो गया माइनस ए माइनस डी माइनस सी माइनस सी। इससे क्या होगा, ए सी डी ई ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ क्या बचेगा 2b। फर्स्ट को और लास्ट को ऐड करा तो ये हो गया 135 माइनस 45 प्लस 30 ये हुआ 75। इन दोनों का डिफरेंस है 60, तो इससे हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई है 30। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लॉक्स पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का ट्रिकी क्वेश्चन है। ईच डे ऑन प्लेनेट एम इज 10 आवर्स। ईच आवर 60 मिनट का है, ईच मिनट 40 सेकेंड्स का है। द इनहेबिटेंट्स ऑफ प्लेनेट एम यूज 10 hour analog clock with an hour hand, a minute hand and a second hand. If one such clock shows 3 hours 42 minutes and 20 seconds in a mirror, what will be the time in planet M exactly after 5 minutes? तो यहां पर एक चीज याद रखनी है कि जब भी मिरर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो एक्चुअल टाइम निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है एनालॉग क्लॉक में। जो टाइम मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहा है उस टाइम को जितने आवर्स की वो एनालॉग क्लॉक है उतने आवर्स में से माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जांपल यहां पर 3 hours 42 मिनट्स एंड 20 सेकेंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम ये पता कर सके कि उस समय एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा होगा, क्योंकि ये जो है मिरर के अंदर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी जो एनालॉग क्लॉक है वो 10 आवर के पैटर्न पे वर्क कर रही है, तो हम 10 आवर्स में से इतना माइनस कर। आप इसे अपने नॉर्मल वे में भी चेक कर सकते हैं कि अगर 3 o'clock मिरर में आ रहा है तो एग्जैक्ट टाइम 9 o'clock होता है। 12 माइनस 3 कर। अब 10 आवर्स में से हम ये कैसे सब्ट्रैक्ट करें, बड़ा सिंपल सा तरीका है। पहले 10 आवर्स में से 3 आवर्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो अब हमारे पास यहां बचेंगे 7 आवर्स। अब 7 आवर्स में से 42 मिनट करना है, तो एक काम करते हैं, इसके दो टुकड़े कर देते हैं, 6 आवर एंड 1 आवर। नाउ 1 आवर जो है वो 60 मिनट के इक्वल है, तो हम यहां लिखेंगे 60 मिनट। अब 60 मिनट में से अगर मैं 42 मिनट सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई विल बी लेफ्ट विद 18 मिनट्स, तो यहां बचेगा 18 मिनट्स। अब हमें इसमें 20 सेकेंड और सब्ट्रैक्ट करना है। 1 मिनट 40 सेकेंड के इक्वल है, तो 18 के भी हम दो टुकड़े कर सकते हैं, 17 मिनट एंड 1 मिनट। और 1 मिनट हो गया है किसके इक्वल, 40 सेकेंड्स के। तो अगर इसमें से 20 सेकेंड माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा 20 सेकेंड। मतलब जब हमारी क्लॉक मिरर में टाइम बता रही है 3 hour 42 मिनट 20 सेकेंड्स, तब एक्चुअल टाइम हो रहा होगा 6 hours 17 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। क्वेश्चन में हमें ये वाला टाइम नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द टाइम इन प्लैनेट एम एग्जैक्टली आफ्टर 5 मिनट्स। हमें इसमें 5 मिनट ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा 6 hours 22 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का ट्रिकी क्वेश्चन है। एबीसी इंटीजर्स हैं, मॉड्यूलस ए इज नॉट इक्वल टू मॉड्यूलस बी इज नॉट इक्वल टू मॉड्यूलस सी। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू ली है 7, अब मैं बी और सी की वैल्यू ना तो +7 ले सकता हूं ना मैं -7 ले सकता हूं, बिकॉज मॉड्यूलस 7 का मतलब हो गया 7। तो अगर मैंने +7 लिया तो भी आंसर 7 आएगा, और -7 लिया तो भी आंसर क्या आएगा 7 आएगा, जो परमिसिबल नहीं है। इसका मतलब है
हमें इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट लेनी होगी। एबीसी के बारे में एक बात और गिवन है, ये -10 के इक्वल या उससे बड़े और 10 के इक्वल या उससे छोटे हैं। तो हमें 3 अलग अलग वैल्यूज इनको देनी होंगी न्यूमेरिकली। ना ध्यान रखना है कि अगर किसी को हमने मान लीजिए +7 दे दिया तो आप +7 -7 किसी और को नहीं देंगे। व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ना इस प्रोडक्ट को तो हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं अगर हम 3 सबसे बड़े नंबर ले लें, लेकिन उसमें एक दिक्कत है, जैसे ही हम 3 सबसे बड़े नंबर यहां लेंगे तो ये 3 नंबर भी बड़े हो जाएंगे। हमें इस हिस्से को मिनिमाइज भी करना है। एक बड़ा अच्छा तरीका है, क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यूज परमिसिबल है, क्यों ना हम एक काम करें, इनमें से 2 नंबर्स तो नेगेटिव ले लें और 1 नंबर पॉजिटिव ले लें, और जो 2 नंबर नेगेटिव लें दे शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल न्यूमेरिकली। उससे क्या होगा, जब वो नेगेटिव नंबर यहां आएंगे और बाहर निकलेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो लेटेस्ट से ए को हमने वैल्यू असाइन कर दी है -10। अब 10 वैल्यू हम किसी को असाइन नहीं कर सकते, +b और -9 बी। तो एक काम करते हैं, बी को वैल्यू हम असाइन कर देते हैं -9 और सी को हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 8, जिससे कि प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए। तो जब हम ए, बी और सी लेंगे तो हमारी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 720। इससे एक फायदा और होगा, जब हम यहां पर a + b + c लिखेंगे तो -10 -9 और +8 करने पर -19 +8 ये हो गया -11, ब्रैकेट से बाहर आया तो ये हो गया +11। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 731। थर्ड ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड 3 times along its diagonal to get an isosceles triangle whose equal sides are 10 centimeter. What is the area of the unfolded original piece of paper? ना सबसे पहले हमारे पास में एक स्क्वायर पीस यहां पर है, इसके डायगोनल्स के साथ में हमने इसको फोल्ड किया है। लेटेस्ट से हमने इसे इस डायगोनल के रिस्पेक्ट में यहां पर फोल्ड कर दिया है। तो जैसे ही हमने इसे फोल्ड किया है हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया है ना। यहाँ एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है कि जब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो हमारे पास में जो फिगर आएगी उसका एरिया ओरिजिनल फिगर का हाफ होगा स्क्वायर के केस में। तो यहां पर अब हमारे पास में एक क्या रह गया है, ट्राइंगल। ना अगेन हम इसको फोल्ड करना चाहते हैं, लेटेस्ट से हमने यहां पर इसको फोल्ड कर दिया है इस तरफ से ना, क्योंकि ये डायगोनल के रेस्पेक्ट में ही हम इनको फोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, हमारे पास में एक और ट्राइंगल आ जाएगा जो कि आइसोसेलेस भी होगा, राइट एंगल भी होगा, बिकॉज ये वाला एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री। तो जब हम सेकेंड टाइम इसको फोल्ड करेंगे तो और हाफ हो गया। लेटेस्ट से अब इसको हम एक बार और फोल्ड कर रहे हैं इस तरह से, तो अगेन हमारे पास में वापस एक ट्राइंगल आ गया है, ये भी क्या हो गया है, हाफ हो गया है। तो हर बार ये हाफ होता जाएगा और हर बार हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर मिलता जाएगा। तो कुल कितनी बार हमने इसको फोल्ड किया है, हमने इसे 3 टाइम्स फोल्ड किया है। तो अगर हम सबसे पहले मान लीजिए एरिया को ए लेते हैं, तो जब हम फर्स्ट टाइम फोल्ड करेंगे तो एरिया हाफ हो जाएगा। अब सेकेंड टाइम फोल्ड करेंगे तो वो एरिया भी हाफ हो जाएगा। थर्ड टाइम फोल्ड करेंगे तो वो एरिया भी हाफ हो जाएगा। ये एरिया हमारे लास्ट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होगा। उसकी साइड हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, इक्वल साइड्स। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाई साइड 1 मल्टीप्लाइड बाई साइड 2, बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री है। तो ऐसा करने पर ये हो गया है 50। तो क्या हम ओरिजिनल एरिया निकाल सकते हैं, 50 मल्टीप्लाइड बाई 8 दैट इज 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल एंड द एरिया ऑफ द इनस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें गिवन है 2156 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज यहां पर मालूम होनी चाहिए। ये हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये सर्कल इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और ऐसे ही ये वाला जो सर्कल है ये यहां पर इस ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है। तो आउटर सर्कल तीनों वर्टिसेस से गुजरता है और इनर सर्कल जो है वो तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाता है। ये जो आउटर सर्कल है, अगर इसकी रेडियस को हम रिप्रेजेंट करें कैपिटल आर से, और इनर सर्कल जो यहां बन रहा है इसकी रेडियस को हम रिप्रेजेंट करें स्मॉल आर से, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कैपिटल आर और स्मॉल आर का विद रिस्पेक्ट टू साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैपिटल आर होता है साइड अपॉन √3 और स्मॉल आर होता है साइड अपॉन 2√3। तो ये जो दो सर्कल्स हैं उनकी एरियाज का डिफरेंस हमें गिवन है। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, चाहे हम ये वाला आर लें चाहे ये वाला आर लें। तो व्हाट इज गिवन, पाई आर स्क्वायर
माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2156। हमसे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया पूछा गया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाइड बाई साइड स्क्वायर। ना यहां हम एक काम कर सकते हैं, पाई कॉमन ले लें तो ये बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई होता है 22/7। ये 22/7 हम राइट साइड ले जाएं क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 22 तो नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर आ जाएगा। व्हाट अबाउट आर स्क्वायर? ये होगा साइड स्क्वायर अपॉन 3, तो यहां हम लिख सकते हैं साइड स्क्वायर अपॉन 3। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा साइड स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 12, तो यहां हम लिख सकते हैं साइड स्क्वायर अपॉन 12। ना अगर हम यहां पर 12 एलसीएम ले 3 4 टाइम्स तो ये हो गया है 4 टाइम्स साइड स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर। 4 माइनस 1 ये हो गया 3 टाइम्स साइड स्क्वायर, तो हम डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हैं 3 टाइम्स साइड स्क्वायर और 3 12 में चला जाएगा 4 टाइम्स, तो यहां लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा साइड स्क्वायर अपॉन 4 और वो किसके इक्वल है 2156 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 7 के। साइड स्क्वायर अपॉन 4 यहां भी हमें चाहिए तो एक काम करते हैं वैल्यू डायरेक्टली यहां पुट कर दें तो √3 मल्टीप्लाइड बाई 2156 अपॉन 22 मल्टीप्लाइड बाई 7। 22 9 टाइम्स ये हो गया 198, 22 8 टाइम्स 98 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 686 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा डिजायर्ड एरिया होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी पर बेस्ड एक इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एट पॉइंट ए सॉ एन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर्स। दैट मींस ए और बी के बीच में गैप 600 मीटर का है। द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्लाइंग टुवर्ड्स हिम एट एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। द पर्सन सॉ द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड टाइम एट पॉइंट सी फ्लाइंग एट 30 डिग्री एंगल विद हिम। इसका मतलब है कि अगर हम उस पॉइंट को ए से कनेक्ट कर दें तो हॉरिजॉन्टल लाइन से वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। At point C, the object changed direction and continued flying upwards. The person saw the object for the third time when the object was directly above him. The object was flying at a constant speed of 10 km/h. Find the angle at which the object was flying after the person saw it for the second time. You may use additional statements if required. Now सबसे पहले हम एक बेसिक डायग्राम बनाने की यहाँ कोशिश करेंगे। 2 पॉइंट्स बना लेते हैं जो एक लाइन में है और एक पॉइंट उनके ऊपर हम बना लेते हैं क्योंकि यहां पर गिवन है कि थर्ड टाइम को कब देखा जब ऑब्जेक्ट वाज डायरेक्टली अबव हिम। सो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो गैप है वो हमें गिवन है 600 मीटर्स। लेट अस से यहां से एक ऑब्जेक्ट 30 डिग्री एंगल बनाते हुए मूव कर रहा है, से वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। नाउ ये एंगल हमें गिवन है कितना 30 डिग्री। जब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट सी पर पहुंचा तो ये ऑब्जेक्ट ए के साथ जो एंगल बना रहा है वो भी कितना है 30 डिग्री। यहां से ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। लेट अस से ये ऑब्जेक्ट अभी भी मूव कर रहा है और जो एंगल है वो थोड़ा सा बढ़ गया है और थोड़े समय बाद ये पॉइंट कहां पर आ गया है से डी पर, जो कि ए के बिल्कुल ऊपर है। हमें ये एंगल पता करना है। दैट मीन्स अगर हम यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां ड्रॉ करें तो ये एंगल हमें यहाँ पर पता कर। नाउ आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है उसको अगर एनालाइज कर लें, से यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो क्या नाउ क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, 30 डिग्री एंगल ये भी है 30 डिग्री एंगल ये भी है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। जैसे ही हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स, लेट्स से इसका नाम हमने दे दिया है पॉइंट ई, तो ये 2 ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो यहां से परपेंडिकुलर्स को बाइसेक्ट करता है, तो ये जो 600 मीटर है ये डिस्टेंस 300 मीटर हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी 300 से इस पॉइंट को हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां पर ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है। अब क्योंकि ये एक रेक्टेंगल हमारे पास में आ चुका है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो अगर ये 300 है तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 300। क्या हम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? एक बेसिक प्रॉपर्टी अप्लाई करें। ये 30 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है और ये 60 डिग्री एंगल है। 30 60 90 ट्राइंगल की खास बात क्या होती है कि अगर 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड की लेंथ हम x लेते हैं तो 60 डिग्री के ऑपोजिट साइड की लेंथ होती है √3x और 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड की लेंथ होती है 2x। बार बार हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, हम इसे बस याद रख सकते हैं तो थोड़ा सा चीजें आसान हो जाएंगी।
नाउ हमें 60 डिग्री के सामने की लेंथ गिवन है और अगर 30 डिग्री के सामने की लेंथ हमसे पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम √3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी। अच्छा, 90 डिग्री के सामने की लेंथ कैसे पता करें, इसे डबल कर दें। तो इसको जैसे ही हम डबल करेंगे ये हो जाएगा 600 अपॉन √3, या इसे हम लिख सकते हैं 200 मल्टीप्लाइड बाई 3 ओवर √3। 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 200 √3 मीटर्स। तो ये डिस्टेंस BC हमारे पास में आ चुका है, डिस्टेंस CF हमारे पास में आ चुका है। हमें ये वाला एंगल अल्फा पता करना है। नाउ ये डिस्टेंस हमारे पास में है, अगर हम ये डिस्टेंस पता कर सके या हम ये डिस्टेंस DF पता कर सके तो ये एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं। हम कोसाइन अल्फा का फॉर्मूला यूज करके, जो कहलाता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस या FC डिवाइडेड बाई CD। तो अगर कैसे भी हमें लेंथ CD मिल जाए तो हमारा यहां काम बन जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट पे नजर डालते हैं। आफ्टर चेंजिंग द डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट टुक 3 more minutes देन इट हैड टेकन बिफोर। यहां से यहां आने में जितना भी टाइम लगा उससे 3 मिनट ज्यादा। इसका मतलब है यहां से यहां आने में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उससे कुछ डिस्टेंस ज्यादा कवर किया। ये डिस्टेंस हमें गिवन है 200 √3 प्लस कुछ डिस्टेंस और चलेगा। कितना डिस्टेंस होगा ये, इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और 3 मिनट में ये कितना एडिशनल डिस्टेंस चलेगा, पहले तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं और 3 मिनट का मतलब हो गया 180 सेकेंड। हम ये कहेंगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये 500 मीटर डिस्टेंस और कवर करेगा। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 200 √3 प्लस 500 मीटर। ना एक बार डिस्टेंस CD आ गया, डिस्टेंस FC आ गया, तो हम ये एंगल अल्फा निकाल सकते हैं। हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां हम एक बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू CF डिवाइडेड बाई CD। CF पता है, CD पता है, तो एंगल अल्फा हम निकाल सकते हैं। तो हम ये कहेंगे हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। क्वेश्चन क्या है, एंगल हमसे पूछा गया है जिस एंगल पर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था सेकेंड टाइम, मतलब इस पॉइंट के बाद। व्हाट अबाउट स्टेटमेंट 2? After changing the direction, the object traveled an additional 200 √3 meters. Now यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत है और वो दिक्कत क्या है कि अगर हम मान लीजिए इस एंगल की यहाँ बात कर रहे हैं, ये 30 डिग्री है, ये टोटल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। नाउ यहाँ पर ये टोटल एंगल कितना है, ये 30, ये 90, ये 60 है, तो 60 और 60 120, दैट मीन्स ये वाला एंगल भी 60 डिग्री बचेगा। अब ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री। तो उस केस में हमारा ये जो ट्राइंगल आ गया है ये आ गया है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या खास बात है, ये तीनों ही साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल होगी। ये 200 √3 है, BC किसके इक्वल है, AC के, वो भी 200 √3 है, और वो किसके इक्वल है, लेटेस्ट इसका नाम हमने दे दिया है CG, ये भी 200 √3 मीटर है। ना यहां दिक्कत क्या हुई है कि क्वेश्चन में गिवन है कि इट ट्रेवल्स 200 √3 मीटर्स, पर 200 √3 मीटर चलने पर टॉप पे वो कब आएगा, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता जाए तभी वो G पर पहुंचेगा। G इसके बिल्कुल ऊपर होगा, पर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि उसने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली है, चेंज कर ली है। तो ये जो इंफॉर्मेशन हमें यहां गिवन है ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन से इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि अगर इसने डायरेक्शन चेंज कर ली तो 200 √3 मीटर चलने पर वो इसके टॉप पे नहीं आ सकता, वो कहीं थोड़ा सा हम कहेंगे इंक्लाइंड पोजीशन पे हो सकता है, दैट इज कुछ यहां पर वो आएगा। तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो इनकंसिस्टेंट है विद द बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। चॉइसेस क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू फाइंड द एंगल बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट। डेफिनेटली यस, बिकॉज स्टेटमेंट 2 की इंफॉर्मेशन जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उससे इनकंसिस्टेंट है। यस, हम ये आंसर मार्क करेंगे। स्टेटमेंट 2 alone is sufficient, no. Statement 1 and 2 are consistent with each other. Now, statement 1 and 2 consistent नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन जो जा रही है वो एक अलग है और यहां डायरेक्शन जो जा रही है वो बेसिक क्वेश्चन के साथ में गड़बड़ है। स्टेटमेंट 1 and 2 are inconsistent with each other. अब प्रॉब्लम यह है कि हम आंसर फर्स्ट ऑप्शन मार्क करें या फोर्थ ऑप्शन मार्क करें। मैं हर हालत में इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही मार्क करूंगा, बिकॉज डेटा सफिशिएंसी का रूल क्लियर है। इंडिविजुअली ये स्टेटमेंट सफिशिएंट है तो हमारा आंसर आ गया। अगर ये इनकंसिस्टेंट है विद द इनिशियल इंफॉर्मेशन तो फिर हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं ऑप्शंस में। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था,
फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, इफ a प्लस b रेज्ड टू द पावर a प्लस b इज डिविजिबल बाय 500, तो हमें a और b के प्रोडक्ट की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी। ना अगर हम 500 की बात करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 125 मल्टीप्लाइड बाई 4 या 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 क्यूब। ना हम चाहते हैं कि ये एक्सप्रेशन 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 क्यूब से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। इसका मतलब है यहां पर हमें 2 और 5, बिकॉज ये दोनों कोप्राइम नंबर हैं, हमें a और b का सम ऐसा नंबर लेना होगा जो 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। और क्योंकि हमें इसको मिनिमाइज करना है तो हम a और b का सम 10 ले सकते हैं ना। अगर हमने 10 से छोटा कोई भी नंबर लिया, लेट्स से 9 लिया, तो 9 की पावर आप कुछ भी कर लें वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 8 लिया तो वो 2 से तो डिविजिबल हो जाएगा बट 5 से नहीं होगा। 5 लिया तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा बट 2 से नहीं होगा। तो 10 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो हम यहां ले सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम 10 की पावर 10 यहां कर दें तो ये डेफिनेटली 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 क्यूब यानी 500 से डिविजिबल होगा। तो इससे एक बात समझ में आ गई है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10। केयरफुल रहिए, हमें a प्लस बी की वैल्यू नहीं पूछी गई है, a और b की प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू पूछी गई। अब इनमें से एक को मैं 1 और एक को 9 ले सकता हूं बिकॉज ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो प्रोडक्ट 9 हो जाएगा। अगर 2 और 8 लूंगा तो प्रोडक्ट 16 हो जाएगा। 3 और 7 लूंगा तो 21, 4 और 6 लूंगा तो 24, 5 और 5 लूंगा तो 25। मिनिमम प्रोडक्ट कब आ रहा है, जब इनमें से एक 1 हो जाए एक 9 हो जाए, और वो मिनिमम प्रोडक्ट कितना आएगा, 9। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। प्रदीप कुड ईदर वॉक और ड्राइव टू ऑफिस। द टाइम टेकन टू वॉक टू द ऑफिस इज 8 टाइम्स द ड्राइविंग टाइम। मतलब सेम डिस्टेंस चलने में जो टाइम लग रहा है उसका रेशियो हमें गिवन है कि अगर वो वॉक करता है तो जो टाइम लगेगा वो ड्राइव करने वाले टाइम का 8 टाइम्स है। इसका मतलब है वॉकिंग टाइम और ड्राइविंग टाइम का रेशियो 8:1 है। तो व्हाट अबाउट देयर स्पीड्स, अगर हम वॉकिंग की स्पीड और ड्राइविंग की स्पीड का रेशियो कंपेयर करें तो वो क्या हो जाएगा, 1/8। दैट मीन्स अगर हम वॉक करने वाली स्पीड को लेट अस से v मानते हैं किलोमीटर पर आवर, तो ड्राइव करने वाली स्पीड क्या हो जाएगी, 8v किलोमीटर पर आवर। वन डे हिज वाइफ टुक द कार मेकिंग हिम वॉक टू द ऑफिस। तो ये अपने घर से निकले हैं, इन्हें ऑफिस जाना है। यहां पर इनका ऑफिस है और ये इनका होम है। तो इन्होंने वॉक करना शुरू किया। आफ्टर वॉकिंग 1 किलोमीटर, से 1 किलोमीटर वॉक करके ये यहां पर आ गए। ही रीच्ड अ टेम्पल, से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी से। When his wife called to say that he can now take the car, Pradeep figured that continuing to walk to the office will take as long as walking back home and then driving to the office. तो अगर वो यहां से यहां पर वॉक करता हुआ आए, लेट अस से ये डिस्टेंस है x किलोमीटर, तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन वॉक करने की स्पीड। ये किसके इक्वल होगा, यहां से वो वॉक करता हुआ वापस जाए, 1 किलोमीटर जाना है, वॉकिंग की स्पीड है v, प्लस यहां से वो वापस आ जाए। ये टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस 1 किलोमीटर, और ये वो ड्राइव करके आए और ड्राइविंग की स्पीड क्या है, 8। तो यहां जो टाइम लगेगा वो इसके इक्वल होगा। एक काम हम कर सकते हैं, तो v कॉमन लेके हम कैंसिल कर दें, या हम डायरेक्टली यहां पर 8v एलसीएम ले। तो यहां पर हो जाएगा 8x, v से v कैंसिल हो गया है तो ये हो गया है 8, 8v कैंसिल हो गया है, x प्लस 1, x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, 7x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू आ गई है 9/7। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिस्टेंस बिटवीन टेम्पल एंड द ऑफिस, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी थी, 9/7। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इफ a b c आर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ना जैसे ही हमने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कहा, हम ये कह रहे हैं कि इनके बीच में गैप 1 का है। तो लेट अस से अगर हम b को नंबर मान लेते हैं से x, तो a को हम उससे 1 कम ले सकते हैं, दैट इज x-1, और c को हम उससे 1 ज्यादा ले सकते हैं, x+1। यहाँ पर x एक इंटीजर है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं बिटवीन -10 to +10, बोथ इंक्लूसिव। हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। नाउ सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर a की जगह, b की जगह, c की जगह रेस्पेक्टिव वैल्यूज लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा x-1 का क्यूब प्लस x क्यूब प्लस x+1 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स x-1 टाइम्स x टाइम्स
एक्स प्लस वन। वॉट अबाउट डिनोमिनेटर? अगर हम ए बी और सी को ऐड करते हैं तो यहाँ -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, और स्क्वायर करने पर डिनोमिनेटर पे वैल्यू आ जाएगी 9x स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1, ये तो हमने फर्स्ट टर्म को एक्सपांड किया है। देन अगेन प्लस एक्स क्यूब, उसके बाद होगा एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। नाउ ये हो गया है 3 टाइम्स x, और ये हो गया है x माइनस 1 x प्लस 1, दैट इज x स्क्वायर माइनस 1। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो अगेन विल गेट 3x क्यूब माइनस 3x, और डिनोमिनेटर पे तो हमारे पास क्या है 9x स्क्वायर। जो टर्म्स हम कैंसिल कर सकते हैं उन्हें हटा देते हैं, -3x² और प्लस 3x² ये हमने कैंसिल कर दिया है। ऐसे ही एक -1 और +1 हमने कैंसिल कर दिया है, यहाँ पर ये +3x और -3x कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है x क्यूब, 2x क्यूब, 3x क्यूब एंड 3, 6x क्यूब प्लस 3x डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर। यहाँ पर हम 3x अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 2x² प्लस 1, नीचे है 9x²। एक तो x कैंसिल कर सकते हैं, 3 goes into 9 3 टाइम्स, तो हमारे पास बचेगा 2x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x। हम ये चाहते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इंटीजर हो जाए, तो x की कितनी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं जिससे कि ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, इंटीजर। ना हमें ध्यान रखना है कि ये जो a b c तीनों इंटीजर हैं ये -10 और 10 के बीच में होंगे। इसका मतलब है x की वैल्यू किसी भी हालत में हम 10 या -10 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हमने 10 लिखा तब c 11 हो जाएगा, और अगर हमने -10 लिखा तो a -11 हो जाएगा। दैट मीन्स हम x की वैल्यू 10 और -10 के अलावा 9, 8, 7 एंड सो ऑन अप टू हम -9 तक ले जा सकते हैं, क्योंकि -9 -1 ये -10 हो गया, एंड 9 + 1 ये 10 हो गया। हमारे पास रेंज कंफर्म हो गई। ना यहाँ पर हम इसके बाद में क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। अच्छा, हमें 9 और -9 को अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं। अगर हम यहाँ 9 पुट करेंगे तो भी स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आ रहा है, और -9 पुट करेंगे तो भी स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स न्यूमरेटर जो है वो सेम आएगा, चाहे आप 9 लिखें या -9 लिखें। डिनोमिनेटर पे हाँ प्लस या माइनस आएगा, लेकिन अगर ये टर्म कैंसिल हो गई तो हमें इंटीजर मिल जाएगा, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, हमें इसकी चिंता नहीं करनी है। थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करनी है। 9 पुट करने पर क्या होगा, स्क्वायर 81 का डबल 162 + 1 163, पर नीचे 27 है। 163 27 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 9 और -9 को रिजेक्ट कर सकते हैं। क्या हम 8 पुट कर सकते हैं? 8 का स्क्वायर 64 का डबल 128 + 129, किसी भी हालत में वो नीचे, क्योंकि 8 आ रहा है, उसे डिविजिबल हो ही नहीं सकता, ऊपर ऑड है नीचे इवन है, तो 8 - 8 को भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं। क्या हम 7 पुट कर सकते हैं? 7 का स्क्वायर 49 का डबल 98 + 99, नीचे एक 7 आ रहा है, 99 7 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसे भी रिजेक्ट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट 6? 6 का स्क्वायर 36 का डबल 72 + 1 73, 73 ऑड नंबर है, नीचे एक 6 आ रहा है, तो 2 कैंसिल नहीं होगा, तो हम यहाँ पर 6 भी नहीं पुट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट 5? 25 का डबल 50 + 1 51, नीचे 5 है, 51 5 से डिविजिबल नहीं है, इस वैल्यू को भी हम रिजेक्ट कर देंगे। क्या हम इसको 4 पुट कर सकते हैं? स्क्वायर करेंगे तो 16 का डबल 32 + 133, 4 से डिविजिबल नहीं है, ये दो वैल्यूज भी रिजेक्ट हो गई हैं। व्हाट अबाउट 3? 9 का डबल 18 + 1 19, 19 जो है वो 3 × 3 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये दो वैल्यूज भी रिजेक्ट हो गई हैं। 2 का स्क्वायर 4 का डबल 8 + 1 9, 6 से डिविजिबल नहीं है, तो ये दो वैल्यूज भी रिजेक्ट हो गई हैं। 1 का स्क्वायर 1 का डबल 2 + 1 3, और नीचे भी 3 आ गया, तो हम 1 और -1 ये दो वैल्यूज पुट कर सकते हैं, हमारा आंसर इंटीजर आएगा। 1 पुट करने पर ये हो जाएगा 3/3 दैट इज 1, और -1 पुट करने पर हो जाएगा 3/-3 दैट इज -1। तो यहां पर +1 और -1 दो आंसर हमारे पास आएंगे अगर हम x की वैल्यू +1 और -1 पुट करते हैं। तो क्या हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे? डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर द एक्सप्रेशन। वी कैन से इसकी दो इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है, एक है +1 और एक है -1, जब हमने x की वैल्यू +1 और -1 ली, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2, दैट इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। हमारे पास एक फिगर गिवन है, उसमें दो सर्कुलर कर्व्स हैं y
एंड एक्स ये क्रिएट कर रहे हैं 60 डिग्री और 90 डिग्री एंगल्स विद देयर रेस्पेक्टिव सेंटर्स। बिकॉज ये सर्कुलर कर्व का पार्ट है, अगर हम इनके लिए दो सर्कल बना लें और उनका सेंटर आइडेंटिफाई कर लें तो हम वो एंगल पता कर सकते हैं। ये जो बॉटम कर्व y है इसकी लेंथ हमें गिवन है 10 पाई, हमें कर्व x की लेंथ यहाँ पर पता करनी है। ना लेंथ निकालने के बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर हम किसी भी सर्कुलर आर्क के बारे में बात करें वो होता है थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। थीटा वो एंगल है जो ये कर्व या ये आर्क सेंटर पे बना रहे हैं, आर रेडियस है उस सर्कल की जिसका ये पार्ट है। तो यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले दो सर्कल बना लेते हैं जिनकी ये कर्व रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ यहां पर ये जो लोअर पोर्शन है ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अपर पोर्शन x को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट अस से ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका सेंटर हम यहाँ ले लेते हैं से ये वाला पॉइंट। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से कनेक्ट कर दें, से ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B, तो इट इज गिवन कि ये जो एंगल हमारे पास आ रहा है ये एंगल है कितना 60 डिग्री। ऐसे ही इस पॉइंट को हमने नाम यहाँ दिया है C। ऐसे ही अगर हम स्मॉलर सर्कल की बात करते हैं से उसका सेंटर है यहाँ पर, और अगर A और B को हम इस पॉइंट लेटे से D से कनेक्ट कर दें तो हमारा ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो कितना होगा 90। ये जो बड़ा वाला कर्व है इसकी रेडियस हम ले लेते हैं कैपिटल R, और जो छोटा वाला कर्व है इस सर्कल की रेडियस हम ले लेते हैं स्मॉल r। तो हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ कर्व x। कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ कर्व x, 90 क्योंकि सेंटर पे एंगल बना रहे हैं डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई r। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब हम r की वैल्यू कैसे निकालें, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम a को और b को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो हमारे पास ट्राइंगल आ गया है ABC। कैन वी सी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि ये रेडियस है ये भी रेडियस है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो बाकी जो दो एंगल्स हमारे पास बचेंगे उन दोनों का सम 120 होना चाहिए। क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल भी 60 डिग्री का और ये एंगल भी 60 डिग्री का। तो ट्राइंगल ABC हमारा क्या हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या खास बात होती है, उसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है। तो इससे एक बात हमें ये समझ में आ गई कि जो AB होगा वो बड़े वाले सर्कल की रेडियस के इक्वल होगा। क्या हम बड़े वाले सर्कल की रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये लेंथ गिवन है 10 पाई, हम यहाँ पर थीटा की जगह लिख दें 60 अपॉन 360, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कर्व y की। इसकी लेंथ का फॉर्मूला क्या है, थीटा यानी जो सेंटर पे एंगल बना रहा है 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। ये वैल्यू हमें किसके इक्वल गिवन है, 10 पाई के इक्वल है। 60 गोज इनटू 366 टाइम्स, तो ये हो गया 1/6। यहाँ हम पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं। 2 गोज इनटू 6 3 टाइम्स, तो इससे हमारे पास रेडियस कितनी आ जाएगी 30 यूनिट। ना यहाँ पर अगर ये 30 हो गई तो लेंथ AB भी क्या हो जाएगा 30। अब हमें इस सर्कल की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि जो ये AB कॉर्ड है इसकी लेंथ आ गई है 30। हमारे पास एक ट्राइंगल है ADB जो कि राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये रेडियस r है तो ये भी रेडियस r। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम या राइट एंगल ट्राइंगल की थ्योरम लगाएं तो क्या होगा, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। व्हाट इज AB का स्क्वायर, दैट इज 30 का स्क्वायर, ट्वाइस r स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर। तो r स्क्वायर हो जाएगा 30 का स्क्वायर अपॉन 2, और अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी 30 अपॉन रूट 2। 30 को हम लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाइड बाई 2, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 अंडर रूट 2। तो सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, ये स्मॉल r की। एक बार स्मॉल r आ गया तो हम अपनी डिजायर्ड लेंथ जो है वो पता कर सकते हैं, दैट इज 1/4। 90 अपॉन 360 करेंगे तो 1/4 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 15 अंडर रूट 2, क्योंकि r की वैल्यू 15 अंडर रूट 2 हो गई है। नाउ यहाँ पर ये हम कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स, रूट 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रूट 2 आ जाएगा, ये हिस्सा हट जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 15 पाई अपॉन रूट 2। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है,
AD की लेंथ गिवन है, BC की लेंथ गिवन है, एंगल DAB और एंगल BCD दोनों 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया है ABCD। यहाँ एंगल DAB 90 डिग्री है और एंगल BCD भी 90 डिग्री है। लेंथ ऑफ AD हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ BC हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। P and Q are 2 points on AB and CD respectively। तो पॉइंट P यहां पर है, पॉइंट Q यहां पर है, such that DQ is to BP 1:2। लेट अस से हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया है Q और इसकी लेंथ हमने ले ली है X। तो यहां पर हमें एक पॉइंट लेना होगा P, इसकी लेंथ यहां पर क्या हो गई है 2x। इट इज गिवन दैट DQ is an integer, दैट मीन्स हमने जो X माना है वो इंटीजर है। How many values can DQ take for which the maximum possible area of the quadrilateral PBQD is 150 square centimeter? हम बात कर रहे हैं PBQD। ये जो हमारे पास में फिगर आई है इसका मैक्सिमम एरिया हमें गिवन है कितना 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर हम इस फिगर का एरिया निकाल सके इन टर्म्स ऑफ x तो हमारे लिए आराम हो जाएगा। हम एक काम कर सकते हैं, यहां पर अगर हम B को D से कनेक्ट करते हैं तो क्या हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल PBQD का एरिया आ जाएगा। ये एरिया कैसे निकाल सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला है हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। नाउ हाफ बेस ये तो हो गया है 2x। व्हाट अबाउट हाइट, अगर हम इस लाइन BP को एक्सटेंड कर दें और D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये इसकी हाइट कहलाएगी। ये हाइट हमें यहां पर 9 ऑलरेडी गिवन है, तो ये तो एरिया हो गया है हमारा ट्राइंगल PBD का। सिमिलरली क्या हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, दैट इज BQD। ये भी होगा हाफ बेस दैट इज x मल्टीप्लाइड बाई हाइट। अगेन हमने क्या किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया और यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ, ये हाइट होगी। तो ये हाइट हमें ऑलरेडी क्या गिवन है 30। इन दोनों को ऐड करने पर हमारा क्वाड्रिलेटरल PBQD का एरिया आ जाएगा। क्योंकि इट इज गिवन कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया है वो 150 स्क्वायर सेंटीमीटर है, हम कहेंगे इन दोनों का सम इज लेस देन और इक्वल टू 150। यहां पर 2 हम एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 300। 9 2 टाइम्स 18 प्लस 13 ये हो गया है 31x। नाउ x केवल इंटीजर वैल्यूज ले सकता है और क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं नेगेटिव नहीं ले सकता है, तो x हर हालत में लेस देन और इक्वल टू 9 पॉइंट समथिंग होगा, बिकॉज 10 होने के लिए इसको 310 होना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग से कम हो, दैट मीन्स x कैन टेक वैल्यूज लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 9। ये डेफिनेटली 9 से तो बड़ा है, बिकॉज अगर 31 9 टाइम्स करते हैं तो वो आता है 279, क्योंकि ये 300 है तो x 9 तक वैल्यू ले सकता है पर 10 नहीं ले सकता। सो देयर कैन बी 9 डिस्टिंक्ट वैल्यूज पॉसिबल। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट सेट पर नजर डालते हैं। यहां पर 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। स्टडी द डेटा गिवन इन द टेबल बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। रीजन शॉप टाइप लिखा हुआ है, यहाँ रीजन लिखा है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ एंड ऑल इंडिया। यहाँ पर शॉप की टाइप लिखी हुई है ग्रोसर्स, पान बीड़ी, फूड शॉप्स, जनरल स्टोर्स, इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर, केमिस्ट, कॉस्मेटिक स्टोर्स, अदर्स एंड टोटल। ऑल फिगर्स आर इन परसेंटेज। यहाँ पर ये टोटल 100 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको क्या समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम बात करें नॉर्थ रीजन की और वहां पर टोटल शॉप्स जो हैं अलग अलग टाइप की सब मिला के अगर उनको हम 100 मानते हैं तो 34.7 शॉप्स उसमें से ग्रोसर्स की होंगी, 7.1 शॉप्स उनमें से पान बीड़ी की होंगी एंड सो ऑन। अगर हम इस वैल्यू को 100 मानते हैं, इस टेबल में कहीं भी जो एक्चुअल नंबर ऑफ शॉप्स है उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ परसेंटेज पर हमें गिवन है। बेस्ड ऑन सर्वे ऑफ शॉप टाइप्स, Kamath categorized Indian states into 4 geographical regions as shown in the table above. His boss felt that the categorization was inadequate since important labels were missing. Kamath argued that no further labels are required to interpret the data. एक जनरल इंफॉर्मेशन है, इस पे हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी है। क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। इस सेट पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन, A consultant observing the data made the following 2 inferences. क्या है उनका फर्स्ट इंफरेंस? The number of grocers per 1000 population is the highest in North India. The number of cosmetic per 1000 population is the highest in South India.
हम इन दोनों में से कोई भी जानकारी को इन्फर नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह है ये टेबल सिर्फ परसेंटेज ऑफ शॉप्स बता रही है। हमें यहाँ पर पॉपुलेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहीं ये नहीं कहा गया कि पॉपुलेशन इक्वली चारों रीजन्स में डिवाइड की गई है। हो सकता है ये रेशियो 1:2:3:4 हो सकता है ये 1:1:1 हो। तो जब तक वो हमें रेशियो नहीं पता तब तक हम ये इन्फ्रेंस डेफिनेटली ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज साइज ऑफ फूड शॉप्स इन ईस्ट इंडिया वॉज ट्वाइस दैट ऑफ फूड शॉप्स इन वेस्ट इंडिया। तो ईस्ट इंडिया में जो साइज है शॉप्स की, फूड शॉप्स की, वो ट्वाइस है किसके, वेस्ट इंडिया में जो फूड शॉप्स हैं उनके साइज की। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव डेटा। ना फॉर श्योर हम नहीं कर रहे, पर कैन नॉट बी इन्फर्ड पे हमें ढूंढना है। तो कुछ डेटा ऐसा भी हो सकता है जिनको हम इन्फर एक बार कर भी सकते हैं, लेकिन जिसे बिल्कुल इन्फर नहीं कर सकते हैं उस पर हमें फोकस करना होगा। एज फार एज फूड शॉप्स आर कंसर्न, कस्टमर्स इन ईस्ट इंडिया प्रेफर स्पेशल सराउंडिंग्स कंपेयर टू कस्टमर्स इन द वेस्ट इंडिया। साइज बड़ी होने को हम यहां से रिलेट कर सकते हैं कि लोग ये प्रेफर करते हैं, इसलिए साइज यहां पर बड़ी। सेकेंड, as far as food shops are concerned, rentals are very high in West India compared to East India, क्योंकि वेस्ट इंडिया में फूड शॉप्स की जो साइज है वो हाफ है, तो प्रोबेबली इसकी एक वजह कॉस्ट हो सकती है, इसीलिए छोटी साइज है यहाँ पर। तो इसको भी हम एक बार इन्फर कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ कस्टमर्स बाइंग फ्रॉम फूड शॉप्स इन ईस्ट इंडिया टू कस्टमर्स बाइंग फ्रॉम फूड शॉप्स इन वेस्ट इंडिया, ये हमें रेशियो गिवन है। नाउ यहां पर हमें सिर्फ कितनी शॉप्स हैं टोटल शॉप्स में अलग अलग कैटेगरी की, वो जानकारी दी गई है। इवन इस एडिशनल जानकारी से हम ये वाला कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं कि वहां पर जो कस्टमर्स हैं, जो फूड शॉप्स ईस्ट इंडिया से बाय कर रहे हैं, वो रेशियो ये है वेस्ट इंडिया के जो कस्टमर्स हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को हम थोड़ा सा डाउटफुल की कैटेगरी में प्लेस करेंगे। देयर आर 740 फूड शॉप्स इन वेस्ट इंडिया। क्या हम ये कह सकते हैं, अगर हमें वेस्ट इंडिया में टोटल शॉप्स पता चल जाएं तो फूड शॉप्स 740 हो सकती है। कैसे, अगर मान लीजिए यहां पर हम कहें 14.8 जो है परसेंट ऑफ टोटल, वो 740, तो इसका मतलब है टोटल शॉप्स हो सकती हैं क्या, हम देखें 14.8 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई टोटल इज इक्वल टू 740। ये डेसिमल हटाएं, ये 1000 हो जाए 5 टाइम्स। तो अगर टोटल शॉप्स 5000 हो जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि 740 फूड शॉप्स हैं वेस्ट इंडिया में। तो ये हम इन्फर कर सकते हैं। देयर आर 240 फूड शॉप्स इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में फूड शॉप्स 12। सो विद द सेम लॉजिक 12% ऑफ टोटल शॉप्स जो हैं ये हमें 240 गिवन है, तो टोटल हम कह सकते हैं 2000 है, क्योंकि डेसिमल में नहीं आ रहा है तो ये भी हम इन्फर कर सकते हैं। तो 1, 2, 4 और 5 हम इन्फर कर सकते हैं। सिर्फ थर्ड एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हम इन्फर नहीं कर सकते हैं, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला कलेक्टेड द सेम डेटा 5 years आफ्टर कामत यूजिंग द सेम कैटेगराइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन डेफिनेटली बी कंक्लूडेड। सेम कैटेगराइजेशन करते हुए उन्होंने सेम डेटा कलेक्ट किया है। दैट मीन्स परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शॉप्स जो है विद रेस्पेक्ट टू टोटल शॉप्स वो बिल्कुल सेम आ रहा है 5 साल के बाद में भी। In the last 4 years, the number of electrical hardware shop types has increased in North India. ये सिर्फ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, नंबर ऑफ शॉप्स के बारे में हमें मालूम नहीं है। हो सकता है वो इंक्रीज हो गई हो सकता है वो उतनी ही रही हो सकता है वो डिक्रीज हो गई हो। इसे हम कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली कंक्लूड हम नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इन द लास्ट 4 years द नंबर ऑफ ग्रोसर्स शॉप टाइप्स हैज इंक्रीज्ड इन साउथ इंडिया। विद द सेम लॉजिक हम इसे भी रिजेक्ट कर सकते हैं। फॉर द लास्ट 4 years इन ऑल इंडिया द नंबर ऑफ केमिस्ट शॉप टाइप्स हैज रिमेन्ड कांस्टेंट। ये एक पॉसिबिलिटी है अगर सब कुछ सेम रहे तो, लेकिन ये डेफिनेट नहीं है, सो ये आंसर रिजेक्ट हो गया। In the 4 years in East India, the number of other shop types has decreased. Again, this is a possibility. अगर ओवरऑल शॉप्स कम हो जाए तो, पर ये डेफिनेट नहीं है। As per the new survey conducted, पान बीड़ी शॉप्स इन ईस्ट इंडिया नेक्स्ट ओनली टू ग्रोसर्स। नेक्स्ट ओनली टू ग्रोसर्स का मतलब है सबसे ज्यादा ग्रोसर शॉप्स हैं और उसके बाद पान बीड़ी शॉप्स हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, ईस्ट इंडिया की। ईस्ट इंडिया में ग्रोसर सबसे ऊपर है और पान बीड़ी उसके बाद में है, बाकी सब उनसे कम है। तो ये स्टेटमेंट हर हालत में ट्रू है, बिकॉज ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। अब अगर ये 100 है तो ये 32, ये 21.2।
अगर ये 200 होगी तो ये भी डबल हो जाएगी, पर हर हालत में ये फर्स्ट पोजीशन होगी नंबर ऑफ शॉप्स के मामले में और ये सेकंड पोजीशन होगी नंबर ऑफ शॉप्स के मामले में। तो जो डेफिनेटली हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं वो कौन सा स्टेटमेंट होगा? फिफ्थ ऑप्शन। नेक्स्ट सेट पर नजर डालते हैं। ये सेट एक मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का सेट है। सेट टफ नहीं है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन गिवन है हमें और जो डायग्राम हमें यहाँ पर गिवन है उसमें उन इंफॉर्मेशन को रीड करने में अगर थोड़ी बहुत भी गलती हो जाए तो कुछ आंसर हमारे गलत हो सकते हैं। एक बार डायग्राम पर और इंफॉर्मेशन जो दी गई उस पर नजर डाल लेते हैं। स्टडी द ग्राफ बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। दिस ग्राफ डिपिक्ट्स द लास्ट 8 years एनुअल सैलरीज इन रुपीज lakhs offered to student during campus placement. Every year 100 students go through placement process. However, at least one of them fails to get placed. That means कम से कम एक स्टूडेंट तो हर साल ऐसा होता है जिसे प्लेसमेंट नहीं मिलता है। दैट मीन्स उसको जो सैलरी ऑफर की जाएगी वो क्या की जाएगी? 0. The salaries of all unplaced students are marked 0 and represented in the graph. The bold line in the graph presents mean salaries at various years. मीन सैलरी का मतलब है हम बात कर रहे हैं एवरेज सैलरी की, और वो क्या होती है? टोटल सैलरी ऑफर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ यहां पर हम कितने स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं? 100 स्टूडेंट्स की। कुछ लोगों को 0 सैलरी भी ऑफर हो सकती है। ये डायग्राम क्या है एक बार से देख लें जरा। जो अपर बार ग्राफ है उसको हम कह रहे हैं टॉप 25 सैलरीज जो ऑफर की गई हैं वो इस रेंज में है। इस रेंज का मतलब है यहां से यहां तक। तो कम से कम एक जना ऐसा होगा जिसको ये सैलरी ऑफर की गई होगी, एक जना होगा जिसे ये सैलरी ऑफर की गई होगी, और बीच में भी सैलरी ऑफर की गई होगी। जरूरी नहीं है कि सैलरी इंटीजर फॉर्म में ऑफर की गई हो, वो डेसिमल में भी ऑफर की जा सकती है, लाइक 29.5 लाख सैलरी। तो ये हमें सिर्फ ये बता रहा है कि हाईएस्ट सैलरी इस ब्रैकेट में क्या ऑफर की गई थी और लोएस्ट सैलरी इस ब्रैकेट में क्या ऑफर की गई थी। फिर बता रहा है हायर देन मीडियन सैलरी अप टू 75th पोजीशन। नाउ जब 100 ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो मीडियन होता है 50th एंड 51st ऑब्जर्वेशन। तो ऊपर जो ये वाला हमारे पास बार ग्राफ है ये बता रहा है टॉप 25 मतलब 76 से लेके 100। अगर हम सारी सैलरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो जो टॉप 25 जो सबसे लास्ट में आएगी, यानी उनको हम नंबरिंग दे दें 1 2 3 4 अप टू 100, तो 76 से लेके 100 जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस रेंज में सैलरी ऑफर की गई है। ऐसे ही 51 से लेके 75 तक जो सैलरीज हैं जिनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है उन्हें ये सैलरी ऑफर की गई है। हाईएस्ट उनमें से ये है और लोएस्ट उनमें से ये है। तो ये एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, हमारी मीडियन सैलरी, बिकॉज 50th और 51st को जो सैलरी ऑफर की गई है वो सेम है, तो ये हमारी मीडियन सैलरी होगी। क्योंकि मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मिडिल टर्म ढूंढते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो बीच की 2 टर्म्स हम मीडियन कहते हैं और उनका एवरेज हम ले लेते हैं। तो यहां पर ये जो वैल्यू होगी ये इनकी मीडियन सैलरी को रिप्रेजेंट करेगी हर एक ग्राफ में। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं ये सेकेंड ग्राफ और नीचे के 2 ग्राफ के बीच की ये जो लाइन है। यहां पर क्या किया गया है? 26 पोजीशन टू मीडियन सैलरी, दैट इज 26 से लेके 50th तक। तो अगर हम 25 स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सारी इंफॉर्मेशन को हमने अरेंज किया 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 25, फिर 26 से लेके अप टू 50, 51 से लेके अप टू 75, 76 से लेके अप टू 100। इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ना मान लीजिए कुछ सैलरीज टाई हो रही हैं, सपोज 1 2 3 3 स्टूडेंट्स को 0 0 0 सैलरी ऑफर की गई तो हम 0 0 0 लिखते हुए चलेंगे। तो मीडियन सैलरी ये बीच की वैल्यू जो है तो हम यहां पर इस वैल्यू पर फोकस करेंगे जहां दोनों कर्व मिल रहे हैं। दैट मीन्स ये वाली सैलरी ये मीडियन को रिप्रेजेंट करेगी। ये सिर्फ हमें रेंज बता रही है। दैट मीन्स टॉप 25 स्टूडेंट जो थे उनमें से किसी एक को ये सैलरी ऑफर की गई है, ये ऑफर की गई। हो सकता है ये सैलरी 25 में से 24 स्टूडेंट्स को ऑफर की गई और ये सैलरी एक जने को ऑफर की गई। ये सिर्फ अपर और लोअर लिमिट हमें यहां पर पता चल रही है। क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं, यहां पर हम लाइन बना लेते हैं जो कि ये 5 10 15 के मार्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि हो सकता है हमें ये जो एडिशनल जानकारी जब हम यूज करेंगे मीन सैलरी या मीडियन सैलरी तब उस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े। लाइन्स हमने यहां बना ली है। ये है 5 10 15 20 25 एंड 30। फर्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। इन विच ईयर वर अ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफर्ड सैलरीज बिटवीन ₹20 to ₹30 lakhs बोथ इंक्लूसिव। ₹20 to ₹30 lakhs मतलब हम बात कर रहे हैं यहां से लेके और यहां तक। अब दिक्कत यह है
कि यहां पर हमें सिर्फ एक रेंज मिल रही है। जैसे अगर हम 2008 की बात करें तो हमें मालूम है 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस रेंज में, बट व्हाट अबाउट दिस वन, यहां सिर्फ ये जो अपर पोर्शन है केवल ये वो लोग हैं जिन्हें ये सैलरी मिली है। क्या ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं कहा। हो सकता है यहां पर सिर्फ ये एक पर्सन हो और बाकी सारे लोग यहां नीचे हो। तो हम यहां पर एग्जैक्ट नंबर नहीं कर सकते। एंड सेम रीजन से हम यहां भी एग्जैक्ट नंबर कितने हैं ये सिर्फ ये बता रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो कि 51 से 75 के बीच में है उन्हें ये सैलरी ऑफर की गई है, और कुछ स्टूडेंट्स जो 26 से 50 जिनको हम कह रहे हैं उनको ये सैलरी ऑफर की गई है। लेकिन कुल कितने नंबर हैं वो हम नहीं पता कर सकते किसी भी ईयर के लिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कैनॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ईयर्स in which the annual median salary is higher by at least 60% than the average salary of the preceding year। मीडियन सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सेकेंड बार ग्राफ है इसकी बॉटम लाइन जो है वो हमारी मीडियन सैलरी रिप्रेजेंट करेगी, और एवरेज सैलरी ये यहां पर जो हमने मार्क की हुई है ये एवरेज सैलरी को रिप्रेजेंट कर रही है। कई ईयर्स गिवन है, हम कोशिश यहां करेंगे एलिमिनेट करने की। जैसे 2009 की फ्रीक्वेंसी काफी है, 2010 की भी है, 12 की भी है, 14 की भी है। तो शुरुआत हम 2009 से करें। 2009 में जो मीडियन सैलरी है वो कितनी है? मीडियन सैलरी इस लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है, ये 25 की लाइन है, उससे जस्ट कम यानी 24 लाख मीडियन सैलरी है। इसके प्रीवियस ईयर एवरेज सैलरी कितनी है? ये एवरेज सैलरी है 15 के बाद 16, 17। हमें ये पता करना है क्या ये वैल्यू इसके मिनिमम 60% से ज्यादा है या नहीं। इसका 60% होता है 10.2, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो वी विल गेट 27.2। वी कैन सी ये वैल्यू इससे कम है, हमें कम से कम इतनी तो चाहिए ही चाहिए ज्यादा होने पर। तो 2009 जहां भी है वो हमारा आंसर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर देंगे। पर एक बार हम 2012 और 14 को भी चेक कर लेते हैं। 2012 में जो मीडियन सैलरी ऑफर की गई है वो कितनी है? वो सैलरी हमारी ये रही। क्या वैल्यू है इस सैलरी की? ये है 20 लाख। जबकि प्रीवियस ईयर में एवरेज सैलरी ये रही 10 लाख। हम देख सकते हैं ये वैल्यू इसका 100% ज्यादा है, तो 2012 हमारे काम का ईयर है। व्हाट अबाउट 2014? 2014 में हमारी मीडियन सैलरी ये रही, दैट इज 31 लाख, और इसके प्रीवियस ईयर यानी 2013 में हमारी एवरेज सैलरी ये है 16 लाख। अगेन वी कैन सी ये वैल्यू इससे ऑलमोस्ट 100% ज्यादा है, तो इट इज डेफिनेटली, क्वेश्चन में पूछा गया हायर देन बाय एटलीस्ट 60%, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो 2012 एंड 14 हमारे काम के ईयर्स हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सैलरीज फॉर द टॉप 25% and the bottom 25% is more than rupees 20 lakhs। हम इस क्वेश्चन का इमीडिएटली आंसर कर देंगे none of the above options। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमें सिर्फ रेंज बता रहा है। दैट मीन्स टॉप 25% में से कम एक आदमी ऐसा था जिसे 30 लाख ऑफर किया गया है, और कम से कम 1% ऐसा है जिसे 27 लाख ऑफर किया गया है। बाकी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया गया, तो हम एवरेज सैलरी नहीं निकाल सकते, और जब हम एवरेज सैलरी नहीं निकाल सकते तो हम इनको कंपेयर करके इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा फिफ्थ ऑप्शन। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, इफ द एवरेज सैलरी इज कंप्यूटेड एक्सक्लूडिंग स्टूडेंट्स विद नो ऑफर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द न्यू एवरेज सैलरी बी ग्रेटर देन द एग्जिस्टिंग मीडियन सैलरी? रेफर द टेबल बिलो फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विदाउट ऑफर्स। तो हर एक ईयर में कितने स्टूडेंट्स ऐसे जिन्हें कोई ऑफर नहीं मिला है। अब बेसिकली यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर हम एवरेज सैलरी कैलकुलेट करें इन लोगों को हटा के, तो जो वैल्यू आएगी क्या वो वैल्यू उस साल की मीडियन सैलरी से ज्यादा है या नहीं है? अगर है तो उसे हमें काउंट करना है, और ऐसे जो टोटल काउंट आएगा वो हमें ऑप्शंस में से चूज करना है। ना हम अलग अलग ईयर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम इनकी मीडियन सैलरी एक बार फोकस करें कि क्या वैल्यू आ रही है। 2008 में ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मीडियन सैलरी है 40। 2009 में ये मीडियन सैलरी है 24। 2010 में यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मीडियन सैलरी है 21 एंड 22। 2011 में मीडियन सैलरी ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, 15 से जस्ट एक लाइन नीचे है, हम कहेंगे 40। व्हाट अबाउट 2012? यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ये हमें यही दिख रही है, तो ये हो गई है 20। व्हाट अबाउट 2013?
ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें यहां दिख रही है, 15 के बाद 2 लाइन ऊपर है, वी विल से 17। 2014 में मीडियन सैलरी 30 के जस्ट ऊपर है, 31। और 2015 में ये वैल्यू 25 से 2 लाइन नीचे है, दैट इज 23। तो सबसे पहले मीडियन सैलरी हमने लिख ली। अब हमें एवरेज सैलरी निकालनी है विदाउट जिनको जॉब ऑफर किया गया उन लोगों को हटा के। तो सबसे पहले एवरेज सैलरी पर फोकस करें। यहां एवरेज सैलरी कितनी है, 17। क्योंकि 100 स्टूडेंट्स का डेटा है तो हम कहेंगे टोटल सैलरी है 1700। अगर इसे अब हम ये 9 मेंबर्स को हटा दें, यानी बाकी बचे 91 मेंबर्स के लिए हम ये सैलरी कैलकुलेट करें, तो हमें पता करना है क्या ये वैल्यू 14 से ज्यादा है या नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर में एवरेज सैलरी वापस 17, तो टोटल हो गई 1700, क्योंकि 100 मेंबर्स के लिए कैलकुलेशन की गई थी। अगर हम ये 5 लोग हटा दें तो अब बचेगा 95, अगेन हमें चेक करना है। नेक्स्ट यहां पर अगर हम देखें तो एवरेज सैलरी हमारी कितनी आ रही है, ये आ रही है 18, तो मल्टीप्लाई करने पर 1800 और 20 स्टूडेंट्स हटा दें तो बचेंगे 80, हमें चेक करना है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, यहां पर है, यहां पर एवरेज सैलरी हमारी आ रही है 10, तो टोटल हो गई 1000, 100 से मल्टीप्लाई किया। और अब अगर हम ये 2 लोग हटा दें तो ये हो गया है 98, अगेन हमें चेक करना है। फोकस करते हैं 2012 पर। एवरेज सैलरी 15 है तो ये हो गया है 1500। 2 स्टूडेंट्स कम हो गए हैं तो बचे हैं 98, क्या ये ट्रू है। 2013 हमारी एवरेज सैलरी कितनी आ रही है, ये आ रही है 16, तो टोटल हो गया है 1600 और 4 लोग कम कर दें तो ये हो गया है 96, ये भी चेक करना है। 2014 में एवरेज सैलरी हमारी आ रही है 17, सो दिस इज 1700 अपॉन 15 मेंबर्स कम कर दें तो ये वैल्यू हो गई 85। एंड फाइनली अगर हम 2015 की बात करें तो एवरेज सैलरी 15 आ रही है, दैट इज 1500 और 2 स्टूडेंट्स कम हो गए हैं तो बचे हैं 98। अब नाउ यहां पर डिवाइड करके चेक करना समझदारी नहीं होगी। समझदारी क्या होगी, 91 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे ही 95 को, 80 को, और फिर देखें कि क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो हमारा आंसर होगा, नहीं तो हम हटा देंगे। नाउ 14 को 91 से मल्टीप्लाई करें, 14 1 टाइम 40, वी कैन कैरी ओवर 1, 14 9 टाइम 126 प्लस 1 127। क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है, यस, तो हम कहेंगे यस, एक बार तो ऐसा हो रहा है यहाँ। अब हम यहां पर मूव करें। नाउ यहां भी हम एक काम कर सकते हैं, इसको 100 माइनस 5 करते, तो 24 इंटू 100 2400, 24 इंटू 5 120, तो 2400 माइनस 120 अगर हम करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आएगी 2280। क्या यहां पर ये इंक्रीज, ये जो इनइक्वालिटी ट्रू है, नहीं है, तो अब ये हमारे काम का नहीं। 22 मल्टीप्लाइड बाई 80 ये होता है 1760। क्या 1760 1800 से कम है, यस, तो हम कहेंगे ये भी हमारे काम का ईयर है। नेक्स्ट 98 मल्टीप्लाइड बाई 14, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया 1400 और 14 टू टाइम 28 कम कर दिया तो 1372 वैल्यू आएगी। क्या ये ट्रू है, हम कहेंगे नहीं है, तो इसे हम हटा सकते। नेक्स्ट 98 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये 2000 माइनस 40 दैट इज 1960 हो रहा है। क्या ये ट्रू है, अगेन वी विल से नो, तो इसे भी हम हटा सकते हैं। 17 मल्टीप्लाइड बाई 96, 17 मल्टीप्लाइड बाई 100 1700 माइनस 17 टाइम्स 4 68, तो ये होगा 1632, तो ये वैल्यू भी हमारा आंसर नहीं होगी। एक बार हम इसको रख रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू जो है इसको रीड करने में थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे हो जाए, मान लीजिए 16 की जगह इसको 17 ले लें हम, तो आंसर अलग हो जाएगा, और 16 ले ले तो आंसर अलग हो जाएगा। यहां हमने अभी इसको क्या लिया था 17, क्योंकि बाकी जगह में तो हमारे पास बहुत मार्जिन है। यही एक ऐसी वैल्यू है जो बहुत क्लोज है, और यही एक ऐसी वैल्यू है जिसको रीड करने में थोड़ा सा हमें दिक्कत हो सकती है। 1700 अपॉन 85 ये तो 20 होता है डायरेक्टली, बिकॉज 85 का डबल होता है 170। 20 31 से बड़ा नहीं है, हम इसे हटा सकते हैं। यहां पर भी अगर हम देखें तो 23 मल्टीप्लाइड बाई 100 2300 माइनस 46 करेंगे तो 2254, बहुत मतलब ये वैल्यू इसके मुकाबले बहुत छोटी है। तो डेफिनेटली तो हम ये कहेंगे दो ही वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, पर हमारे पास में दो यहां पर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। वी कैन सॉल्व इट, सो फिफ्थ ऑप्शन हम मार्क नहीं करेंगे। तो फिर हमें क्लोजेस्ट ऑप्शन ये मानते हुए कि यहां पर हमने जो इसको 70 लिया था, अगर हम इसको 16 ले लेते तो क्या होता, ये वैल्यू 96 से हम मल्टीप्लाई करते और तब 1609 इस वैल्यू के प्रोडक्ट से बड़ा हो जाता।
तो अगेन क्योंकि यहाँ पर कोई चॉइस नहीं थी हमारे पास में, इसलिए हमें फर्स्ट ऑप्शन आंसर मार्क करना होगा। वरना अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये एक लाइन है और उस लाइन के कारण तो फिर मैं ये कहूंगा कि ये ऑप्शन रिजेक्ट हो चुका है। अदरवाइज अगर इसको डाउट के वाले कैटेगरी में लेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन, वरना मैं ये कहूंगा कि ये क्वेश्चन गलत। बट अल्टीमेटली ये जो सेट था ये काफी ट्रिकी और मैं कहूंगा इंटेंस सेट भी था। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को आप लास्ट अटेम्प्ट के लिए रखिए, शुरुआत में कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में नहीं उलझना है।